चलिए दोस्तों, कल हम बजट की बातें कर रहे थे, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और क्या मेरे सभी स्टूडेंट्स को पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है ये समझ में आ गया? गवर्नमेंट के बजट में दो चीजें होती हैं, एक राजस्व और एक व्यय। राजस्व दो प्रकार के, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, और व्यय भी दो प्रकार के, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। सही है? एक लाइन में बताते हैं कल की सारे डिस्कशन को। जब भी वर्ड राजस्व जुड़ा हो, इसका मतलब एसेट लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं, और पूंजी वर्ड जुड़ा हो तो एसेट लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर पूंजीगत प्राप्तियां हो गया तो इसका मतलब एसेट कम या लायबिलिटी ज्यादा, और पूंजीगत व्यय हो गया तो एसेट या लायबिलिटी कम। इतना सबको याद है? पक्का? और लास्ट शब्द था हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय, याद है क्या? पूंजीगत व्यय में राज्यों को दिए जाने वाली अनुदान जोड़ दे तो बनता है प्रभावी पूंजीगत व्यय। सही है? आज का हमारा टॉपिक है बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। मेरे प्यारे साथियों, जो बजट है वो दो प्रकार का होता है, नो तीन प्रकार का। एक है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट, और एक है सरप्लस बजट या घाटे का बजट। क्या कल वहां तक नोट सबने कर लिया था? कहां तक? रुपए कहां से आता है और रुपए कहां जाता है, सबका नोट हो गया? दोस्तों अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट बजट, घाटे का बजट डेफिसिट बजट। और एक और होता है अधिशेष बजट, अधिशेष बजट, दैट इज सरप्लस बजट। मेरे प्यारे साथियों, यदि हम बात करें बजट, तो बजट सिर्फ दो चीजों से संबंधित है, दिमाग लगाएं। एक, सरकार के कुल व्यय, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, अरे बोलो यस, एवं सरकार के कुल राजस्व, बोले तो टोटल रेवेन्यू। ऐसे अब हम TOTR लिखेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सरकार का जो बजट होता है वो सिर्फ दो प्रकार का होता है, नहीं दो चीजों से संबंधित है। एक, सरकार के पास कहां से पैसा, और जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बजट। सही है? अब अगर हम बात करें तो बजट खर्चे और राजस्व से संबंधित है, तो बाकी तीन टर्म आप अपने आप समझिए, मुझे कुछ बताना ही नहीं है। संतुलित बजट, जल्दी बताओ क्या होगा? सही है? वो लिखा TETR। यदि सरकार के जितने इनकम हो उतने ही खर्चे, तो बजट कैसा होगा? सही है? अपने आप बताओ। घाटे का बजट, आमदनी अठन्नी और खर्चा। सही है? और जल्दी बताओ सरप्लस बजट, क्या यही कह रहे हैं आप? ये हो गए सरकार के तीन प्रकार के बजट। तो एक संतुलित बजट, एक घाटे का, एक फायदे। अब आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा मुझे बताओ बस एक लाइन में, तुम्हारे पेपर के लिए आएगा कभी नहीं, तुम्हारी नॉलेज के लिए सिखाते हैं थोड़ा, कि इन तीनों प्रकार के बजट में सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? वैसे अगर हम बात करें तो एक सरकार का संतुलित बजट है, एक घाटे का है और एक अधिशेष है। तो अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में, बहुत कॉमन सा जवाब है यार, इन तीनों में कौन सा बजट अच्छा है? जो लोग कह रहे हैं संतुलित, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी भी सरकार का बजट एक्चुअली, वो देखो 5 ईयर प्लान्स की PDF कुछ कह रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बैच में डली नहीं है PDF, जरा चेक करो, है ना? कर लो। नहीं 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 है, मुझे भी मैसेज आया था किसी का, इसे चेक करो अच्छी तरह। तो अनुराग से पूछो जरा क्या है, चेक कर। तो अगर हम बात करें, आपके पिताजी आपको हर महीने पैसा भेजते हैं, वो आपकी इनकम है, और आप जो खर्च करते हैं वो आपका। दोस्तों कभी भी किसी भी महीने आपका ऐसा हुआ कि जितना पापा पैसा भेज रहे हो उतना ही खर्च है? हमें पता तुम्हारा घाटे में ही जा रहा है। दोस्तों जब सोचो व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा संतुलित नहीं है बजट, इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा देश, क्या इनका बजट कभी संतुलित में हो सकता है? तो ये काल्पनिक बजट है, अच्छा और बुरा की लिस्ट से ही बाहर है, क्योंकि संतुलित तो काल्पनिक है। आइए अब प्रैक्टिकली जो गवर्नमेंट का बजट होता है, या तो वो अधिशेष या घाटे का। तो इसमें जिन बच्चों ने कहा अधिशेष बजट, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, राइट? क्योंकि क्योंकि आपने एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए से कहा कि अधिशेष बजट है तो अच्छा है कि खर्चे कम है और इनकम ज्यादा है। ये तो एक व्यक्ति के नजरिए से, लेकिन दोस्तों एक अर्थशास्त्री के नजरिए से ये बजट बेहद ही बकवास किस्म का बजट है। कैसे, वो मैं अगले 30 सेकंड में समझा दूंगा। वो कैसे? मान लो आप में से किसी के पिताजी, आप में से किसी के लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, इनकम बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू, लेकिन आप लोगों के ऊपर खर्च, दोस्तों फटे पुराने कपड़े, जूते चप्पल, रूखा सूखा खाना आप लोगों को खिलवा रहे हैं। ये वाली नहीं है 5 ईयर प्लान, तो आप लोगों को खाना ऐसा दे रहे हैं आप लोगों को, मतलब और आपको बिल्कुल पढ़वा भी नहीं रहे, स्कूल में कुछ नहीं कर रहे, खर्चे नहीं कर रहे, पैसा बहुत ज्यादा है, खर्चा कर नहीं रहे। आप बताओ क्या आप ये कहोगे कि हे प्रभु हर जन्म में मुझे ऐसा ही बाप देना? दोस्तों है, तो इसका मतलब है क्या ऐसा बाप महाबकवास? अरे बोलो यस, होगा या नहीं? दोस्तों आप सरकार पे ले लो, यदि सरकार की इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन खर्चा कम है, तो बताओ क्या ऐसी सरकार की आप प्रशंसा करोगे कि जो खूब पैसा कमा रही है, ना तो रोड बनवा रही है, ना स्कॉलरशिप दे रही है, ना तो दोस्तों एयरपोर्ट और बंदरगाह बनवा रही है, पावर प्लांट, ना तो दोस्तों आप लोगों को सब्सिडी दे रही है, तो क्या ऐसी सरकार को अच्छा मानोगे? तो अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। आप लोग कभी ऐसा सोच रहे थे कि घाटे का बजट हमेशा अच्छा माना जाता है? दोस्तों सोचो, मतलब है, अगर ये सिर्फ क्लास की बातें क्लास तक रखना दोस्तों, बाहर तुम बोलोगे तो आम व्यक्ति समझ नहीं पाएगा इस बात को। तो हमेशा घाटे का बजट इज अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ बजट। जानना चाहेंगे कैसे? क्योंकि घाटे का बजट हमें यह संदर्भित करता है कि अगर सरकार को बजट ये घाटा है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप में से किसी के पिताजी, जिनके पास पैसा भले ही कम हो, रेवेन्यू नहीं है उनके पास, दोस्तों उनने अपना पेट काट के, जमीन बेचकर या ओवर टाइम मेहनत करके, उन्होंने कहा कोई नहीं तुम पटना जाओ, पढ़ाई करो, हम खर्चा भेजेंगे, मतलब अपनी औकात से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अगर आप में से किसी के पिताजी, जो कभी दिल्ली भेजते समय हमारे बाप ने भी करा था दोस्तों, 1 लाख प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला था, मैं आज भी याद है,
और वो हमारे अकाउंट में डाल दिया कि हम मोड़ा दिल्ली जा रहा हूँ, कभी कभार जरूरत पड़ गई तो कम से कम वो खर्चा तो चला ले। तो दोस्तों उन्हें मिलता था 4300-4400 रुपए, मुझे बहुत अच्छे से आज भी याद है। कैसे याद है? क्योंकि एटीएम से पैसा मैं निकालता था, उन्हें आज तक एटीएम नहीं चलाना सीखा। डरते हैं कहीं पैसा फंस ना जाए आवा ना चला जाए, तो नहीं सीखा तो नहीं सीखा, क्या करें उसमें। मतलब एक तो एक गरीब और दूसरे दोस्तों सीधे ऐसे लोग, तुमने आज तक नहीं सीखा। तो हम एटीएम से पैसा निकालते तो देखते थे कितना पैसा आया, 4300-4400 रुपए आता था उनके अकाउंट में। अब दोस्तों उसमें वो क्या खाते, क्या घर वालों को खिलाते और क्या मुझे भेजते। इसलिए मैं 12 जुलाई में दिल्ली में लैंड हुआ और 19 जुलाई को हमने काम ढूंढ लिया दोस्तों, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, कि भाई हमें पता था हमारे पिताजी बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर उन्होंने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की मुझ पर कोशिश करी हमेशा। तो दोस्तों उनकी इनकम क्या थी? कम, और दोस्तों खर्च क्या था? ज्यादा। बोलो यस। तो इसका मतलब बताइए, क्या ऐसे पिताजी को आप हमेशा सराहेंगे? हमारी सरकार के पास दोस्तों भले ही पैसा कमा रहा हो, लेकिन सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, रोड्स बनवा रही है, डैम्स बनवा रही है, क्या बताइए दोस्तों ऐसी सरकार अच्छी होगी या बुरी? तो दोस्तों हमेशा कौन सा बजट होता है? अच्छा, घाटे का बजट। बोलो समझ पाए ना? अब नेक्स्ट लिखिए बजटीय घाटे के प्रकार, बजटीय घाटों के प्रकार। बजटीय घाटों के प्रकार, बजटीय घाटों के प्रकार। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1 राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। दोस्तों कल की कक्षा में रेवेन्यू वर्ड 2 जगह आया था, थोड़ा याद करो। एक जगह आया था जहां पे लिखा था राजस्व प्राप्तियां, और एक जगह लिखा था राजस्व व्यय। तो रेवेन्यू वर्ड 2 जगह दिखा, एक राजस्व प्राप्तियां और एक राजस्व व्यय। सही है दोस्तों, बस खत्म बात। यदि हमारे सरकार के राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां क्या हो? कम या माइनस कर दो, और राजस्व व्यय क्या हो? ज्यादा। तो आप कह दो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, दोस्तों दिस इज कॉल्ड राजस्व घाटा। इसे हम बोलते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। सही है। तो पढ़ने के 2 तरीके हैं। यदि आपको सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना है तो इतना काफी है, थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ना है तो थोड़ा मुझे सुनना पड़ेगा। तो मैं समझने के लिए पढ़ाता हूँ, पेपर तो अपने आप हो जाता है। तो राजस्व घाटा, आप अपनी कल की कॉपी निकालो और कल की कॉपी में देखो, एक जगह लिखा है राजस्व प्राप्तियां। दोस्तों 2 प्रकार के कर राजस्व प्राप्तियां, सभी प्रकार के कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियां, फी, फाइन्स, लाइसेंस, गिफ्ट और ग्रांट्स, पीएसयूज की आय, ब्याज प्राप्तियां, एसचीट और इस विशेष मूल्यांकन कर, बोलो इसके शुल्क लिखा है। आप पन्ना पलटो और आप देखोगे राजस्व व्यय, वो देखो राजस्व व्यय, तो आप पाओगे तो इसमें लिखा है स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। दोस्तों लिखा है रक्षा के लोगों के ऊपर व्यय, और लिखा है कानून एवं प्रशासन व्यवस्था, राज्यों का अनुदान, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा लिखा है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यदि हमारे देश की सरकार के राजस्व प्राप्तियां कम है, मतलब सरकार के पास टैक्सेस से पैसा कमा रहा है, सरकार की जो सरकारी कंपनीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म, पीएसयूज की इनकम कम है, लेकिन दोस्तों हमारे देश की सरकार आप लोगों के ऊपर राजस्व व्यय, छात्रवृत्ति, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, सेना के लोगों पर व्यय, ब्याज भुगतान ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब है, इसके एक कदम आगे सोचो, इसका मतलब है कि ये हमारे देश की सरकार कितनी कल्याणकारी सरकार है, कि भले टैक्स से और सरकारी कंपनियों से पैसा कमाए, लेकिन सरकार लोगों के कल्याण पर पैसा खर्च ज्यादा कर रहा है। तो जितना ज्यादा किसी देश का राजस्व घाटा होगा, ये बताएगा कि देश की सरकार लोगों के कल्याण के लिए उतना ज्यादा व्यय कर रही है। ये इसके अंदर छुपा है। बोलो समझ में आ गया? बाकी आपको कुछ नहीं करना, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, बोलो हो गया। चलो नंबर 2, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, बजट में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, नेक्स्ट टर्म, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इकोनॉमिक्स के सभी टर्म्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब सभी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक महत्वपूर्ण शब्द यही है, ये भी है, दैट इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। क्या अपलोड हो गया? क्या अपलोड हो गया? कहाँ रखा है? नहीं तो मैं बताता हूँ। बाकी जो 2 बैच हैं उनमें से एक में देखो प्लानिंग सिस्टम जिस दिन क्लास में लगा होगा, 5 ईयर प्लान्स वाली पीडीएफ, उस वाली पीडीएफ को अपलोड कर दो। अपलोड नहीं हुआ ना, सच में कह रहा था ना अनुराग, अनुराग ऊपर से चैट को ऐसे करो, अनुराग बताइए अपलोडेड है या नहीं है, फिर मैं करवाता हूँ यहाँ से ना। दोस्तों व्हाट इज राजकोषीय घाटा? बहुत बेहतरीन शब्द है इकोनॉमी का, अच्छी तरह समझिएगा। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? थोड़ा टाइम भी लगेगा, टेक्निकल शब्द है, 5-7 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में, ध्यान से सुनिएगा। पहले दोस्तों ये काम करते हैं, कल की फ्लो चार्ट देखो। सरकार का जो बजट है, इस बजट में 2 चीजें हैं, एक सरकार के राजस्व और एक सरकार के व्यय। राजस्व भी 2 प्रकार के हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजीगत प्राप्तियां। याद आ रहा है? व्यय भी 2 प्रकार का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सही है, ध्यान सुनेंगे। सरकार के कुल व्यय ज्यादा है, ये वाले कुल व्यय ये पूरे ज्यादा है दोस्तों कुल राजस्व से, कुल। लेकिन राजस्व में आप देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में यहां पे एक जगह लिखा है बोरोइंग्स, ऋण। देखो अपनी कॉपी में लिखा है ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां 2 तरीके से, ऋण और गैर ऋण। बोलो यस। तो पूंजीगत प्राप्तियों में जो ऋण है ये वाला, एवरीवन ऑन द बोर्ड, बाद में लिख लेना, इसके बाद जब मैं लिख दूं फिर लिख लेना, थोड़ा फोकस करो। कुल व्यय ज्यादा है कुल राजस्व से, लेकिन कुल राजस्व में ऋणों को छोड़कर, कुल राजस्व में ऋणों को छोड़कर। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा। नहीं ये वाली नहीं है, ये तो गलती है, दिस कॉल्ड राजकोषीय घाटा। सो व्हाट इज राजकोषीय घाटा? और टेक्निकल टर्म में भी तो शुरुआत है, देखते जाओ और अंदर बताऊंगा। कि सरकार के टोटल खर्चे यदि मान लो ज्यादा हैं टोटल राजस्व से, और राजस्व में एक हिस्सा है ऋण, ऋणों को छोड़कर, दैट इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा। फॉर्मूला को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि कुल व्यय ज्यादा कुल राजस्व से ऋणों को छोड़कर। सही है, अभी बताऊंगा, इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा, सुनते जाओ। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये आंसर लिखा था, बच्चों ने मार दिया, और या मैं देखना इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखूंगा, थोड़ी देर बाद लिखूंगा, लेकिन आप ऐसे समझो। मान लो सरकार के टोटल खर्चे ये वाले जो हैं वो हैं 10 लाख करोड़ के, तो टोटल खर्चे हैं कितने के? और जो टोटल राजस्व है, कुल राजस्व ये है 8 लाख करोड़ का, लेकिन इसमें से ऋण मैंने शामिल, ऋण शामिल
तो मेरा राजकोषीय घाटा कितने का आया? 2 लाख करोड़। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? ऋण लेना पड़ेगा। कितना? 2 लाख करोड़। इसका मतलब है राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष में कितने ऋणों की आवश्यकता है। हाथ ऊपर करके बताइए कितने स्टूडेंट समझ गए? जय हो दोस्तों। क्या राजकोषीय घाटा समझ में आया? राजकोषीय घाटे का मतलब है कुल व्यय ज्यादा कुल राजस्व से, राजस्व में ऋणों को छोड़कर। इसका मतलब है राजकोषीय घाटा यह बताता है कि अब सरकार कितना उधार ले जिससे सरकार अपने खर्चों को पूरा कर पाए और देश को चला पाए। देश को राजकोषीय घाटा। सही है। इसका मतलब है दोस्तों राजकोषीय घाटा इज नथिंग, इसका मतलब है राजकोषीय घाटा इज नथिंग, मैं यहां लिखा हूं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। इसका मतलब राजकोषीय घाटे का मतलब है कि ऋण, कितना ऋण चाहिए है, बस उसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। ध्यान सुनना। और या मैं इसी को एक तीसरे लाइन में भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं ऐसे इसको, दिस इज फिस्कल डेफिसिट एफडी। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, देखना दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, हिंदी में यहां लिख देता हूं राजस्व प्राप्तियां। देखते जाना, रेवेन्यू रिसीट्स ये काट दिया, इससे ये हटा दिया। अब इसके याद करो दो हिस्से बताए थे मैंने, एक ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, एक गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, माइनस गैर ऋण पूंजीगत, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। बड़ा दोस्तों देखते जाना, ये पेपर में आया भैया, तो लगा बच्चों के और कुछ शिक्षकों के भी, तो भैया ये तो कहीं लिखा नहीं, इसका जवाब क्या दें? तो भाई साहब ध्यान सुनना, आप बजट में से कुल खर्चों में से आप इसे माइनस कर दो, आप इसे भी माइनस कर दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो बस राजकोषीय घाटा बराबर बोरोइंग्स। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला हो सकता है, बोलो जय हो, ये एग्जाम में आता है। दोस्तों फिर से याद करो, आप इसको बना भी सकते हो अपने आप कि टोटल एक्सपेंडिचर से राजस्व प्राप्तियां हटा दो और ऋण, मतलब जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनमें ऋण नहीं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां भी हटा दो, तो बच जाएगा ऋण, और वही हो गया राजकोषीय घाटा। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा। अपन इसको 3 प्रकार से समझ सकते हैं, बोलो जी यस। तो अब सरकार राजकोषीय घाटे को क्यों निकालती है? तो सरकार राजकोषीय घाटे को इसलिए निकालती है ये जानने के लिए कि आने वाले वित्तीय वर्ष में कितने ऋणों की आवश्यकता है जिससे सरकार देश को चला पाए। सो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? राजकोषीय घाटा। सो दिस इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा। कितनी बात सबको समझ में आई दोस्तों? दैट्स इट, बोलो जी यस। नाउ नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टर्म है एक, दैट इज कॉल्ड, एक और घाटा है। क्या ये दोनों घाटे समझ में आए? और आज नहीं आए तो कभी आगे नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आए तो मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, और आपको बहुत प्यार से पता है कि पूछने पर कभी मैं डांटता नहीं हूं। ये मेरा एकदम रूल है, मेरा खुद का बनाया गया नियम है कि पूछने पर कभी नहीं डांटूंगा। कम ऑन, और आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा होता है नहीं? तो सबको मैं मान रहा हूं समझ में आ गया। चलो, एक होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जिसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, दिस कॉल्ड प्राथमिक घाटा। तो व्हाट द प्राइमरी डेफिसिट इज? प्राथमिक घाटा क्या है? ध्यान समझना, जो भी राजकोषीय घाटा आया था, एवरीवन क्या आया था? राजकोषीय घाटा। तो अगर अपन क्या करें कि राजकोषीय घाटा से, सही है, मतलब दिमाग लगाओ, राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है? ऋण, बोलो यस। मतलब जो आने वाले समय में ऋण या पीछे वाले ऋण? शाबाश, आने वाले समय में ऋण। ध्यान समझना, राजकोषीय घाटा तो भाई साहब ये बता रहा है। देखो मैं चाहता हूं कि इनके मूल रूप तक आप पहुंच जाएं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना अभी तक सारे घाटे पाटे पूरे हो जाते और तुम समझ भी जाते। सिर्फ मुझे फॉर्मूले बताने होते और फॉर्मेलिटी के लिए कि बेटा इसलिए पढ़ा दो कि कल को पेपर में आएगा बच्चे ये ना कहें देखो ये पढ़ाया नहीं, और पढ़ा के निकलते जाओ। एक तो ऐसी पढ़ाई होती है, एक ऐसी पढ़ाई होती है कि एक ही बार पढ़ने का मौका मिला, और दोस्तों ऐसा पढ़ाओ कि अगले 10-15 सालों तक याद रख पाएंगे, तो इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों इसको समझना, राजकोषीय घाटा ये बताता है कि भैया देखो ऐसा है, अगर सरकार ने, हमारे एग्जांपल के मुताबिक 2 लाख करोड़, अगर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए उधार ले लिया तो सरकार देश को चला लेगी, देश चल जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों अब आता है एक सरकार प्राइमरी डेफिसिट भी निकालती है। अब देखो निकालती है तो उसका कोई लॉजिक होगा, बस मैं वो लॉजिक आपको पकड़वाना चाहता हूं, बस लॉजिक को पकड़ो कि सरकार प्राथमिक घाटे में क्या करती है? कहती है अच्छा भाई साहब इतना फिस्कल डेफिसिट, इतना ऋण लेना है, चलो ले लिया। अब भाई साहब ये बताइए, जब सरकार ऋण लेगी तो पूर्व वर्षों के भी तो ऋण चल रहे होंगे, इस ऋण से उसका ब्याज भी तो जाएगा, तो दोस्तों माइनस ब्याज भुगतान, माइनस ब्याज भुगतान। और मैं यहां साफ साफ लिखूंगा पूर्व वर्षों के ऋणों के, पूर्व ऋण, पूर्व ऋण, पूर्व ऋणों के। दोस्तों जब सरकार को पूर्व वर्षों के ऋणों का ब्याज भुगतान भी तो इसी लोन से करना है, अब जो घाटा आया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी घाटा। मतलब बताता है कि वास्तव में देश चलाने के लिए इतना पैसा बचेगा, जो करना है कर लो। इसको बोलते हैं कि इसके बाद भी घाटा तो रहेगा ही रहेगा, दिस कॉल्ड प्राथमिक घाटा। नहीं समझे क्या? तुम्हारे पापा ने कहा हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, तुमने कहा 2 लाख, 2 लाख करोड़ को मैं बना दिया 2 लाख, तो पापा ने कहा काम चल जाएगा, तुमने कह दिया हाँ। दोस्तों तुम्हारा आ गया राजकोषीय घाटा, बोलो आ गया। अब तुम्हारे पापा ने 2 लाख दे दिया, लेकिन दोस्तों पापा क्या जाने, तुमने पहले भी लोन ले रखे हैं बहुत सारे, अब ऐसा उसमें से 30,000 रुपए चला गया किसमें? उनके ब्याज में, उनके ब्याज में। तुम्हारे पापा ने कहा था 2 लाख रुपए ले लो जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा, इतना तुम्हारा घाटा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि 30,000 रुपए तो जाने ब्याज में, तो तुम्हारा एक्चुअली प्राथमिक घाटा अभी भी रहेगा, 2 लाख मिलने के बाद भी उसको बोलेंगे प्राथमिक घाटा। ऋणों से ब्याज भुगतान को क्या कर दो? माइनस। बोलो समझ गए? तीनों घाटों को देखो अच्छी तरह ईमानदारी से समझो, समझे नहीं। 2011 के बजट में भारत सरकार ने एक और नया घाटा बनाया। 2011 के बजट में भारत सरकार ने एक और नया घाटा बनाया जिसे मैं कहता हूं प्रभावी राजस्व घाटा। और जो मेरी क्लास के बहुत होशियार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि कल मैंने ऐसा कुछ टर्म पढ़ाया था, प्रभावी पूंजीगत व्यय। बोलो यस, बस वहीं से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। समझना, ये आया 2011 में बाय पी चिदम्बरम साहब ने इसको लॉन्च किया था, पी चिदम्बरम, राइट। दोस्तों अगर हम बात करें, आप जरा गौर से देखो, राजस्व घाटा मुझे यहीं पे लिखना चाहिए नंबर 2 पर, लेकिन मैं नीचे आ गया, कोई बात नहीं। राजस्व घाटा तुम्हारा आ गया था कि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय का अंतर। बोलो जी यस। राजस्व घाटा क्या दिखा रहा था कि भाई देखो देश में पैसा भले टैक्स से, सरकारी कंपनियों से नहीं आ रहा, लेकिन सरकार कितनी अच्छी है, लोगों का कल्याण कर रही है। अरे बोलो यस। कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरकार से पूछा 2011 में कि सरकार ये बताइए भाई साहब कि तुम राजस्व घाटा दिखा रहे हो,
मेरी नजर से देखो ना, तुम जो मुझे दिख रहा है अंदर जाके बिल्कुल, ये तुम राजस्व घाटा दिखा रहे हो, और राजस्व घाटे में, राजस्व व्यय के अंदर आपने राज्यों को अनुदान दे दिया और राज्य ने उसका एसेट बना लिया। कल बताया था राज्य ने क्या बना लिया। तो बताओ, क्या तुम कह रहे कि इतना हमारा कल्याणकारी व्यय है, तो क्या राजस्व घाटे से कल्याणकारी व्यय की सही पिक्चर निकल के आ रही है? क्योंकि उससे तो दोस्तों राज्य सरकार रोड भी बना रही, डैम भी बना रही, बांध भी बना रही, क्या सही पिक्चर निकल के आ रही? नहीं आ रही। इसका मतलब है दोस्तों, सरकार ने क्या करा, सरकार ने इस राजस्व घाटे से, बहुत गौर से देख लेना, इस राजस्व घाटे से क्या किया, इस राजस्व घाटे से माइनस कर दिया राज्यों को अनुदान। कर लो जी, चुल्ल मिट गई दोस्तों, राज्यों को अनुदान। तब फिर अर्थशास्त्रियों ने कहा हाँ अब ठीक है। ध्यान समझना कि अगर हमारी सरकार जो राजस्व घाटा निकाला, इससे राज्यों को जो अनुदान दे रही है वो कर दे माइनस, क्योंकि उससे परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकता है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमारे देश का प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आया है? नहीं। जो वास्तव में ये जो घाटा है, ये बता रहा है वास्तव में इतना पैसा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, ब्याज भुगतान, सुरक्षा के लोगों पर व्यय, कानून एवं प्रशासन व्यवस्था आदि पर जा रहा है, तो इसे बोलेंगे प्रभावी पूंजीगत व्यय घाटा। दोस्तों आप एक बार सारे देख लो, प्रभावी राजस्व घाटा आप एक बार देख लो, सारे टर्म समझ में आया नहीं तो याद करो, कल का बजट का सार टोटल कितने टर्म्स थे? भूल गए तुम? 4 बार कहां से आ गए? नहीं, बजट का सार में मैंने बताया था, देखो ये टर्म समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। टोटल 18। कल कितने हो गए थे? 14। और आज कितने हो गए? हो गया काम, पूरा बजट खत्म। बोलो जी, समझ में आया? सो दैट्स ऑल अबाउट बजट। बस इतना सही है बजट में। तो जो कल से लेकर आज तक पढ़ाया सारा पढ़ के चले जाओ, सारे पेपर के सवाल हो जाएंगे। बोलो जी यस, दैट्स ऑल अबाउट द बजट। साथ में हमेशा बजट से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो हो गया बजट का कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल डिस्कशन। बोलो सही है। एक बजट से सवाल आता है करंट बजट से। किससे आता है? तो दोस्तों मैंने खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियोस डाले, नहीं 3 वीडियोस डाले हैं, 2 भारतीय बजट के और 1 बिहार के बजट के। तो आपको आपके बिजी शेड्यूल से समय मिले तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। फिर मैं कहूंगा कि आपके बजट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलो क्या बात समझे? तो मैं करंट बजट कभी अपनी क्लास में नहीं पढ़ाता, क्योंकि दोस्तों मैं बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ाता। बजट अब आप जब सुनोगे मुझे मेरा वो वीडियो, तो आपको 100% बजट समझ में जाएगा। बस मेरा काम हो गया। बोलो जी यस। कहां है? बस आप सिंपल ऐसे लिख देना कि बजट 2025-26 डॉक्टर भरत। दोस्तों सबसे ऊपर आपको 3 वीडियोस दिख जाएंगे, उन तीनों वीडियोस को देख लेना कि एक बिहार का एक बजट है और 2 वीडियोस हैं पार्ट 1 पार्ट 2 केंद्र सरकार के बजट के। क्या बोलो देखेंगे आज कल परसों, जब भी आपकी स्वेच्छा हो तो आप उन्हें देखिएगा। तो वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। दैट इज द करंट इकोनॉमी। बोलो जी यस। सो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि बजट क्या होता है, बजट कैसे आता है, खर्चे सरकार के, राजस्व सरकार के, बजट ये घाटे कितने प्रकार के हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड विद यू। कम ऑन यस। चलो हम दोस्तों जैसे कि मैंने कल कहा था कि आधा पौन घंटे हम बजट को थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर हम टैक्सेशन शुरू करेंगे। बोलो जी यस। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा टैक्सेशन सिस्टम। ऑनलाइन से अब आ जाएगा, क्योंकि पहले अभी राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय समझ में नहीं आया। वहां मैं बोलूंगा ना, वहां मैं जब मैं करंट बजट पढ़ा रहा हूं, तो वहां मैंने वीडियो में ये नहीं बताया कि पूंजीगत व्यय क्या होता, बस ये बताया कि सरकार का पूंजीगत व्यय इतना है, राजस्व इतना है, इतना ये है, क्योंकि हम वो एज्यूम करके चलते हैं कि जो वीडियो देख रहा है उसे बजट का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए अब आपको बताया कि अब आप पढ़िएगा। बोलो सही है। ग्रोथ किसका? नहीं, किसी एक का पूछो ना पहले। हाँ बैठो। तो देखो इनका मुद्दा है कि डेफिसिट बजट का ग्रोथ रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर सरकार को, मैंने बताया वैसे तुमने सुना नहीं है, तुम सब करेक्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। सरकार का बजट घाटा है, अगर डेफिसिट बजट है या फिस्कल डेफिसिट है, तो कह रहे हैं इसका ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जितना ज्यादा बजट ये घाटा होगा उतनी ज्यादा देश की ग्रोथ होगी। सही है, क्योंकि दोस्तों जितना बजट ये घाटा ज्यादा होगा, अब आप उससे ये भी तो पूछें कि साझा पूछ लिया वैसे ही हो गया कि बजट ये घाटा मतलब राजकोषीय घाटा, तो बोलेंगे इसका मतलब राजकोषीय घाटा है, बजट का घाटा है, इसका मतलब सरकार को उतना पैसा उधार लेना है, और जितना पैसा उधार लेगी लेकिन उस पर कंडीशन अप्लाई है। देखना मैं तुम्हें पूरी बताऊंगा, देखना टेक्निकली समझ जाओगे कि मैंने कहा जनरली तो मैं ऐसे कहता हूं कि जितना ज्यादा बजट का घाटा उतना ज्यादा देश का विकास। ऐसी इकोनॉमिक्स तुमने कभी सुनी होगी कि घाटा ज्यादा तो विकास ज्यादा, तो अपन ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन उसके आगे कुछ और सेंटेंस है, वो पूरा हो जाएगा तो ये सेंटेंस फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं। तो कोई सामान्य व्यक्ति सुनेगा मेरी क्लास को, कहेगा कि यार उल्लू है क्या आदमी, पहले पढ़ के आए फिर पढ़ाई, क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रखा है, जितना ज्यादा बजट का घाटा उतना ज्यादा विकास। राइट, हमने सोचा बजट का घाटा कम होना चाहिए तो विकास अच्छा होगा। नहीं बेटा, अर्थशास्त्र ऐसा ही विषय है, आगे बताएंगे ना तुम लोग भी कहोगे वाह सर। तो जितना ज्यादा घाटा उतना ज्यादा विकास। लगाओ दिमाग कि घाटे का मतलब है व्यय ज्यादा, व्यय, अब ये व्यय हो रहा तो विकास ही हो रहा होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, यदि व्यय का अधिकांश हिस्सा पूंजीगत व्यय होता है तो। बोलो जय। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अगर दोस्तों व्यय का अधिकांश हिस्सा राजस्व व्यय पे जा रहा है तो मेरे शब्दों को सुनिए, उसे मैं कहता हूं वोट बैंक का व्यय। मैं राजस्व व्यय को मैं अपनी भाषा में बोलता हूं वोट बैंक का व्यय। तो जो राजस्व व्यय है वो क्या है? वोट बैंक का व्यय है। नहीं समझ पाए? अरे समझदार बनो तभी तो समझोगे, है ना। और बाकी गधों के लिए तो मैं ये पढ़ा रहा, समझदारों के लिए बात कर रहा, थोड़ा नेक्स्ट लेवल अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूं राजस्व व्यय बोले तो वोट बैंक का व्यय। वो कैसे? भाई साहब बिहार की सरकार कह रही है मौनिया बीबीएससी पास कर लेंगी तो 50,000 देंगे। क्यों देंगे दोस्तों? है क्यों देंगे भाई? क्योंकि दोस्तों छोटी बहन को भी मिल जाएगा, अगर कल को तैयार हो रही छोटी बहन ग्रेजुएशन में, अभी वो भी बीपीएससी देगी, वो भी 50,000 कमाएगी। अभी हमारा एक कोई बंदा है यहाँ पे तो नहीं दिख रहा बैठा हुआ, तो एक बंदा है कल वो बोल रहा था, मैं सीढ़ी चढ़ के आ रहा तुम्हारी क्लास में, कह रहा सर मेरी बीवी जीविका में है और मुझे 25,000 रुपए मिलते हैं, उसको 25 से 22 जो भी मिलते हैं पता नहीं, ऐसे कुछ बोला 22 से 25,000 मिलते हैं। नहीं ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, मत देखो, इसमें तो शादी नहीं हुई यार दोस्तों। तो उसने कहा कि मेरी बीवी को जीविका में है, कोई और जीविका में किसी के जानने वाला, कोई किसी के माता पिता, माता ही होंगी पता तो है क्या, या बहन जो भाभी कोई भी, कितना मिलता? 22 से 25। 22, हाँ तो वही देखो, मुझे याद नहीं था 22 से 25 में कंफ्यूजन, लेकिन उसने कल बोला सीढ़ी चढ़ के आ रहा था मैं, तो उसने कहा सर 22 मिलता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा फिर तो तूने इन्हीं को वोट दिया होगा है? तो बोला नहीं सर मैंने नहीं दिया। मैंने कहा बेटा तेरी बीवी ने जरूर दिया होगा। बोला हाँ सर बिल्कुल दिया। दिस इज कॉल्ड वोट बैंक का व्यय। द राजस्व व्यय बोले तो वोट बैंक का व्यय। अरे बोले क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से एक अच्छी सरकार वो होती है जो पूंजीगत व्यय ज्यादा करे, क्योंकि पूंजीगत व्यय रिटर्न देता है, राजस्व व्यय रिटर्न नहीं देता है। लेकिन हमारी सरकार की पोल पट्टी खुल जाएगी अगर सारे आंकड़े में, तो मैं यहाँ दिखाऊं, कल दिखाए थे लेकिन आज भी दिखा दूं, तो हमारा राजस्व व्यय ज्यादा होता है और पूंजीगत व्यय कम। राइट, इसलिए दोस्तों भारत बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारे जैसे अर्थशास्त्री आए दोस्तों और जो सरकार की चमचागिरी ना करें, वो हिसाब खींच रहे, वो तो चलो सठियाए रखे हैं वो अलग बात है, लेकिन बुरा क्या लगा दोस्तों मुझे कि उनके अगल बगल जो चमचा खड़े थे वो सब हंस रहे थे।
दोस्तों क्या आप मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? तो हमारे देश में ऐसी दोस्तों देश बर्बाद है, तुम लोग हम लोग कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो वो तो जो है एज का फैक्टर जो भी हो फलाना दिमाग अब लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम उस वीडियो में मुझे क्या बोला लगा, आसपास जितने चमचे खड़े थे सब मुस्कुरा रहे थे। हैं इसका मतलब भाई साहब सोचिए कितना भारत गर्द में जा रहा है, खत्म कहानी हो रही है भाई साहब। है मतलब नाम क्या ही लेना किसी का, लेकिन आप समझ गए। कौन ये सुन दोस्तों, ये तो हमारे देश का हाल है कि नहीं कि अगर लीडर अच्छा करे तो भी साथ और बुरा करे तो भी साथ, क्योंकि दोस्तों साथ नहीं होगा तो बंदा मर जाएगा। है जिसको हटा देंगे तो उसकी जिंदगी कहानी खत्म। तो दोस्तों बुरे के साथ भी अच्छे के साथ भी साथ, तो ऐसे हमारे देश में। तो आप मुझे समझिए बहुत अच्छे से, ये बताओ व्यय में हमेशा सरकार को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? पूंजीगत व्यय। चलो बस इतना खत्म करते हैं, भावनाओं को रोकते हैं दोस्तों यहाँ, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन सिस्टम। नहीं तो टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कराधान प्रणाली। क्या ईमानदारी से बताइए बजट के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? पक्का आ गए? चलो आइए दिखाते हैं आपको और मौज देते हैं भारत का टैक्सेशन सिस्टम। मेरे प्यारे साथियों, टैक्सेशन सिस्टम को हम शुरू करेंगे कहां से? जैसे अगर हमने बजट को शुरू किया यहां से कि बजट शब्द कहां से आया या बजट का मतलब क्या है, हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और जितनी आवश्यकता उतना पूरा पढ़ा रहे हैं। बोलो जी यस। और जब आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। दोस्तों उनकी मुझे क्या ही चिंता, जिन्हें अपनी खुद की चिंता नहीं है। कम ऑन यस और नॉट। तो इसलिए एमसीक्यू जरूरी है। तुम्हारा कोच, तुम क्रिकेट खेलना सीख रहे हो और कोच से तुम्हें बता दे कि देखो ऐसी बॉल है तो इस एंगल से बैट घुमाओ, ऐसी है तो ऐसी घुमाओ, बस तुमने सुन लिया, पिच पे कभी गए नहीं, बल्ला कभी पकड़ा नहीं, बॉल कभी मारी नहीं। दोस्तों मैच में भी तुम ऐसी जीरो पे आउट हो जाओगे, तो भाई तुम्हारा हाल होगा कि टीचर ने पूरा बजट पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया लेकिन तुमने कभी एमसीक्यू लगाए नहीं, पिच पे कभी गए नहीं, सॉल्व कभी करे नहीं, बल्ला कभी घुमाए नहीं, एग्जाम में फेल हो जाओगे। दोस्तों जब तुम्हें जो काम फाइनल रूप से करना है वो काम अगर आप डे वन से ही करो तो आप पास भी हो जाओगे। बोलो जी यस। जितनी ज्यादा नेट प्रैक्टिस उतना ज्यादा छक्के मारता है, सीधी सी बात है। तो मैं बार-बार कहता हूं एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। और एक दिन में कितने? तो मैं कहूंगा 500। दोस्तों कितने? 500। लेकिन तुम अपना ज्यादा समय रोटी बनाने, सब्जी काटने, बर्तन धोने में ज्यादा समय लगाते और दोस्तों एमसीक्यू लगाने में कम समय लगाते। तो भैया इसलिए तो बर्तन धोने की परंपरा कई साल तक चलती नहीं। दोस्तों एमसीक्यू लगाने की परंपरा चले, मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा होगा तो मैं उससे कहूंगा भाई देख बर्तन तू मत धो ना, मैं धोने वाली लगाऊंगा। दोस्तों मैं दूसरा विकल्प बनाऊंगा, टिफिन लगा के खा, तू मर जा, तू कुछ भी कर, न्यूट्रिशनल वैल्यू ना मिले तुझे, लेकिन तू एक डेढ़ साल ही तो चक्कर पड़ेगा और दोस्तों एक डेढ़ साल बाद घर से भैया हो जाएगा। बोलो जी यस। अब बात अलग, वो देखो घबरा रहा, तबीयत खराब हो जाएगा, अगर तू दाल भात खाता जा तबीयत तेरी सही रहेगी, राइट? सिलेक्शन हो या ना हो ऐसी तैसी कराओ। लेकिन दोस्तों आप लोगों का जीवन जब मैं इमेजिन करता हूं तो मैं मुझे बड़ा दुख भी होता है ऐसे अकेले में। विद्या माता कसम दिल की बात बता रहा कि बहुत स्ट्रगल वाला जीवन चल रहा है तुम लोगों का, है ना? इस समय नहीं चल रहा है क्या? बड़े स्ट्रगल का, एक छोटे से कमरे में रह रहे होगे, कहीं भी चाहे पीजी में चाहे रूम लेकर, कितने मुश्किल से खाना बनाना, फिर उसे हमने भी वो सब किया है। विद्या माता की कसम बढ़िया से, ऐसा नहीं बहुत बढ़िया एकदम। जैसे आए जब तो कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिला क्योंकि हम पहले आ गए, कॉलेज खोलने से 20 दिन पहले आ गए। 12 जुलाई बताया कॉलेज खोलना था लास्ट में, तो क्यों पहले आ गए? क्योंकि कोचिंग ढूंढेंगे इतने दिनों में पढ़ाने की, धंधा ढूंढेंगे जमने के लिए। बोलो जी यस। अर्थशास्त्री तो बहुत तगड़े वाले बचपन से ही है ना, लेकिन प्लान पूरा सब चीजें प्लान। बोलो जी यस। अब दोस्तों फिर हमें पापा मम्मी आए थे हमारे साथ जब छोटे थे ना, तो दोस्तों वो दिल्ली में शिफ्ट करा के गए। जगह का नाम है गांधी विहार, मुखर्जी नगर के पीछे एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया मतलब ऐसी भी झुग्गी झोपड़ियां नहीं है, लेकिन गांधी विहार ऐसा है बस कि जैसे तुम्हारी बगल वाली जो गलियां हैं, राइट? लेकिन ये तंग है और वो थोड़ा स्मार्ट बना हुआ है, बढ़िया आराम से लग्जरियस कमरे में, लेकिन 25 गज के और 50 गज के दो सेट है बस, या तो 25 गज या 50 गज। और दोस्तों गली लेकिन ऐसी है कि एक बाइक आएगी तो दूसरी बाइक को रोकना पड़ेगा, फिर बाइक निकलेगी। क्या समझ गए ना? तो फिर बहुत स्ट्रगल किया जीवन में बहुत साल, राइट? जब अच्छा पैसा कमाने लगे तब भी वहीं रहते थे, खर्चा बचाते थे ना, पैसा जोड़ते थे, कमाने से नॉट। फिर ऐसे जीवन चलता रहता। हम बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि एक जगह टॉप फ्लोर पे रहते थे गर्मी में, राइट? और 5वीं मंजिल पर, 5वीं मतलब ग्राउंड लाके 5वीं, और उसमें सिर्फ छत पे एक कमरा बना था, कमरे के बाद पूरा खुला था पूरी छत, और उसमें 25 गज का कमरा बनाया छोटा था, उसमें ओपन किचन। बरसातों में क्या होता था, खाना बना रहे काले वाले कीड़े भी आ गए खाने में, बोलो यार, तो लाइट बंद करके खाना बनाते थे भाई साहब। ऐसे बहुत सारे काम करे ना। तो एक बार हमारे दोस्त आया स्वप्न श्रीवास्तव, बहुत अच्छे से याद है, और दोस्तों वो 4 ऑर्डर भी लेकर आया है, नहीं देगा, बहुत पुराना काम चल रहा है भाई साहब, है ना? गर्मी का समय था, तुम समझिए ठंडी ठंडी है। तो भाई साहब अब उससे मैंने कहा कि भाई हमने कहा तुझे मटर पनीर खिलाएंगे, तो एकदम खुश है ना। तो अब लेकिन बरसात हो रही थी तो क्या करते, हमने भाई साहब अंधेरे में बना डाला, अंधेरे में बना डाला। बाद में कह रहा है यार भाई आज भी याद करता तेरे अंधेरे वाली डिश। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन चलो इस फेज से जल्दी बाहर निकलो मेहनत करके। कौन ये शुरू यहाँ से करते हैं, टैक्स। कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार मैं ऐसी कहानियां बताता हूं तो ये मेरा एक साइंटिफिक मेथड है पढ़ाने का। ये साइंटिफिक मेथड क्या है, जैसे अपन एक कांसेप्ट पढ़ते हैं, कांसेप्ट अब दिमाग में लोड हो गया वो मामला, अब दूसरा कांसेप्ट लोड करने के लिए पहले दिमाग को हल्का किया जाता है और फिर कांसेप्ट लोड किया जाता है। बहुत साइंटिफिक मेथड है दोस्तों मेरा पढ़ाने का, ये कई वर्षों में मैं सीखा हूं धीरे-धीरे। कम ऑन, इसलिए मैं कहानी सुना रहा था तुम लोगों को, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और अब 1 घंटे ऐसा लपेटूंगा कि दिमाग का पूरा सनसनाहट निकलेगी। बोलो जी सर। तो तुम्हें अगर किसी लगता होगा तो बहुत साइंटिफिक तरीका दोस्तों हमारा पढ़ाने का, ये अपन जानता है सर। बोलो जी अब 1 घंटे तुम्हारा दिमाग का खून भी बाहर निकल आएगा, इतना पढ़ाऊंगा। बोलो तैयार हो गया? चलो तो बात करते हैं टैक्स क्या होता है। तो टैक्स का मतलब है वह अनिवार्य भुगतान, वह अनिवार्य भुगतान जो किसी देश के, जो बस किसी के, जो व्यक्ति एवं कंपनियों, जो व्यक्ति एवं कंपनियों के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसमें 2-3 चीजें नोट करो। मैंने कहा टैक्स का मतलब है अनिवार्य भुगतान। सबसे पहली बात तो ये, टैक्स का मतलब है अनिवार्य भुगतान। इसका मतलब है टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, अर्थात यदि सरकार ने मेरे ऊपर लगा दिया या किसी कंपनी के ऊपर तो पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। बोलो जी यस। और कौन करता है, या तो व्यक्ति या कंपनियां, किसको करती हैं? सरकार। दिस इज कॉल्ड टैक्स की सिंपल सी मीनिंग। बोलो क्लियर? दोस्तों टैक्स क्या होता है ये तो नहीं जानते थे, लेकिन जानते हैं सरकार को देते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग ये है। तो टैक्स का मतलब है कि वो अनिवार्य भुगतान जो देश के व्यक्ति या देश की कंपनियां सरकार को करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स। सही है ना? अगर हम बात करें टैक्स में, अगर हम बात करें कर में, तो थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, थोड़ी सी और चीज सिखाते हैं आप लोगों को। और मैं अगर आपसे कहूं कि आखिर कर क्यों लगाते हैं, या मैं कहूं सरकार, ऐसे सरकार कर क्यों लगाती है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सरकार है हमारी, वो सरकार जो है वो टैक्स क्यों लगाती है, ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों आप इसके तमाम सारे आंसर्स दे सकते हैं कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है। नंबर 1, राजस्व प्राप्त करने के लिए। राजस्व प्राप्त करने के लिए, जल्दी बोलो। हाँ, जैसे सरकार की आय का स्रोत है, व्यय करने के लिए। भाई आय आएगी तभी तो व्यय कर पाएंगे। तो व्यय करने के लिए, चाहे वो देश के विकास में व्यय, चाहे विकास में हो, चाहे व्यय शिक्षा पर हो, अरे बोलो यस, चाहे व्यय रक्षा पर हो, चाहे पेंशन पर हो, आपने सब पढ़ रखा है, बोलो जी यस। दोस्तों ये सब तो बड़े कॉमन आंसर है कि भाई टैक्स लगाने से पैसा आता है, टैक्स लगाने से जो पैसा आएगा उसे सरकार विकास पर, शिक्षा पर, देश के ऊपर, स्वास्थ्य पर, फलाना ढिमाका, रक्षा पर व्यय करेगी, बोलो जी यस। बट थोड़ा और इसके बियॉन्ड सोचो, और इसके बियॉन्ड सोचो, थोड़ा और आगे चलो, और अब मुझे बताओ कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है। शाबाश। दोस्तों सरकार टैक्स लगाती है कि आय के समान वितरण हेतु, आय के समान वितरण हेतु। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों बहुत गौर से सुनेंगे, जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है, जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स भी बढ़ता है, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर नहीं इतना अमीर लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है, जिससे उनसे पैसा ले सके और उसी पैसे को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों को बांट सके। दोस्तों बताइए, आय का जो समान वितरण है उसको कम किया जा सकता है, तो टैक्स लगाने के पीछे आय के समान वितरण हेतु। टैक्स क्यों लगाते हैं, तो मैं कहूंगा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए। ये थोड़े स्मार्ट पॉइंट्स हैं, मुद्रास्फीति के नियंत्रण। मतलब ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है वो तो अनपढ़ आदमी भी दे सकता है, नहीं दे सकता क्या। दोस्तों ये थोड़े पढ़े लिखे वालों के पॉइंट्स हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण, बताइए क्या राजकोषीय नीति मैंने ये कहा था, जब मुद्रास्फीति ज्यादा है अर्थात मनी सप्लाई ज्यादा है, सरकार ठोक देगी टैक्स, तुम्हारा पैसा स्क्वीज होके कहां पहुंच गया, सरकार के पास। बोलो याद आ गया ना। एक और स्मार्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो मैं कहूंगा आयात एवं निर्यात के नियंत्रण हेतु। बताओ आनंद आया। आयात एवं निर्यात के नियंत्रण के लिए, बोलो हाँ या ना। आयात एवं निर्यात के नियंत्रण के लिए, नहीं समझ पाए क्या, नियंत्रण के लिए। रुको थोड़ा एक लाइन में समझाते हैं आपको। आयात एवं निर्यात के नियंत्रण के लिए का मतलब क्या है कि जैसे देखो समझो थोड़ा, कि कोई भी ऐसी कमोडिटी है जो भारत में ऑलरेडी स्केर्स मात्रा में है, मतलब सीमित मात्रा में है, लिमिटेड है। अगर कोई भी कमोडिटी हमारे भारत में लिमिटेड है, कम है, अगर हम उस कमोडिटी को विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में बिल्कुल खत्म हो जाएगी या और कम हो जाएगी, तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो बताइए उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या सरकार ऐसी वस्तुओं के निर्यात को कभी प्रोत्साहित करेगी, तो सरकार ऐसी वस्तुओं के एक्सपोर्ट के समय ठोक देगी टैक्स, जिससे उसका प्राइस दूसरे देश में हो जाए महंगा, उसकी डिमांड होगी कम, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा कम। मतलब आप समझ गए। दूसरी बात देखो कि बहुत सारे देश के लोग हमारे देश में वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेचते हैं, राइट। ऐसे टाइम पर सरकार ठोक देती है टैक्स। सो दैट क्या होगा, उससे वो वस्तु जब देश में एंटर करेगी तो महंगी हो जाएगी, जिससे दोस्तों पॉइंट नंबर 1, हमारे देश की कंपनियों के प्रोडक्ट जो महंगे प्राइस पर है उनकी और इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड समान रेट पे जाएंगे, और दोस्तों हमारी वस्तुएं उन वस्तुओं को कम्पीट कर पाएंगी, और इससे अपने देश की घरेलू कंपनियों का संरक्षण कर सकते हैं। बताओ भाई साहब, क्या कसर इकोनॉमी पढ़ाता हूं दोस्तों मैं, नहीं पढ़ाता हूं क्या दोस्तों। एक हर व्यक्ति मुझसे अर्थशास्त्र सीख सकता है, ऐसी मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, बाकी आप मुझे बताइए कि ऐसा है या नहीं है। ऐसा है, हर व्यक्ति को सिखा सकता है क्या मैं, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी। तो आप आइए हमारी मम्मी से पूछिए जीडीपी क्या होता है, ऐसी मीनिंग बताएंगे, तुम भी झगड़ा जाओगे दोस्तों। मैंने आधी ज्यादा इकोनॉमिक्स अपने घर वालों को भी पढ़ा रखी, बोलो जी ऐसा सब चीजें दोस्तों, बहुत सारी चीजें। कभी समाचार सुन रहे हैं कुछ आ रहा है दोस्तों, उस पर हम बात करने लगे तो भले हमारी मम्मी स्कूल नहीं गई, लेकिन अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ वो भी है दोस्तों। म्यूचुअल फंड सब आता है उनको, बोलो जी स्टॉक्स बॉन्ड सब आता है उनको। शी इज वेरी इंटेलिजेंट इन ऑल दीस थिंग्स। कम ऑन ऐसा तो देखिए आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखना दोस्तों, अगर हम बात करें टैक्स, नो, ड्यूटी, हिंदी में शुल्क, फी, इन तीनों में अंतर देखो। नहीं एक और, टैरिफ। टैरिफ क्या बोलते हैं, प्रशुल्क। एक एक लाइन में बताऊंगा, अपने अनुसार लिख लेना कॉपी में। मेरे प्यारे साथियों, टैक्स, फी, नो, ड्यूटी, थोड़ा उसको ऊपर लिख लो, टैरिफ को, फी को लास्ट में। ये जहां भी लिखना तो क्या करना, इन चारों में समझो क्या है। इन चारों के माध्यम से हम सरकार को पैसा देते हैं, लेकिन चारों का सेंस अलग अलग है। चारों का सेंस सुनेंगे। टैक्स अनिवार्य भुगतान, देना ही पड़ेगा। क्या होता है ऊपर लिखा है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, सही है। ड्यूटी ना, अब मैं दूसरे स्टाइल से बताऊंगा। अब मैं आपको टैक्स और ड्यूटी में अंतर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, लिख नहीं रहा मैं। टैक्स और ड्यूटी में अंतर बताता हूं, ब्यूटीफुल अंतर, ध्यान से दोस्तों। यदि सरकार कभी भी हमसे ये कहे किसी अमाउंट पर इतने प्रतिशत लगेगा, तो हमेशा वर्ड यूज करेंगे टैक्स। फिर से सीखो, यदि सरकार कभी भी ऐसे कहे कि किसी अमाउंट पर, राशि पर इतने प्रतिशत देना है मुझे, तो हमेशा सरकार शब्द यूज करेगी टैक्स। लेकिन अगर सरकार ये कहे क्वांटिटी, मात्रा पर, वेट, वजन पर, साइज, आकार पर, नंबर ऑफ आइटम्स, मदों की संख्या पर, जब सरकार आपसे पैसा ले तब हमेशा वर्ड यूज करेगी ड्यूटी। फिर से समझना है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो सरकार क्या कहती, 4 लाख इतना, 5 लाख इतना, 10 लाख इतना, 15 लाख इतना, 20 लाख इतना, जल्दी बोलो हाँ। तो राशि के ऊपर परसेंटेज लगाया, इतने परसेंटेज, देन द गवर्नमेंट विल यूज द वर्ड टैक्स, सही है। और यदि सरकार कहती है कस्टम ड्यूटी, तो ना कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, तो सरकार कहती है यदि आप इतने टन्स का आइटम इंपोर्ट करोगे वजन का, तो इतनी कस्टम ड्यूटी, इतने वजन का तो इतनी कस्टम ड्यूटी, और इतने वजन का तो इतनी कस्टम ड्यूटी। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो वहां पे वर्ड यूज क्या करेंगे, ड्यूटी। मतलब समझना, वजन, साइज, आकार, मात्रा, कहेगी 2 लाख शर्ट्स लाओगे, एक्सपोर्ट करोगे तो अलग टैक्स है, और 5 लाख करोगे तो अलग टैक्स नहीं, ड्यूटी, तो वर्ड यूज करेंगे ड्यूटी। तो दोस्तों मात्रा, आकार, वजन, मदों की संख्या, इनके आधार पर क्या वर्ड यूज होता है, हमेशा ड्यूटी। इतना ब्यूटीफुल अंतर बताया, और आप लोग खुश हो रहे होंगे मन में। बोलो जी सुनो, और खुश नहीं हो रहे तो हो, जब तुम खुश होगे तभी परमात्मा तुमसे खुश होगा। अरे बोलो ऐसे, और उसी का कल्याण होता है जो अपने काम में खुश हो, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। हमारे झांसी से एक भिखारी रोज चलता है ट्रेन से, और ट्रेन के फर्श को साफ करते करते पैसा मांगता है, अपने काम में बिल्कुल खुश है। और दोस्तों झांसी में उसकी 5 बड़ी बड़ी कोठियां हैं। दोस्तों एक भिखारी है मुंबई का जिसका नाम है भरत जैन। भरत जैन, उसकी तो पूरी स्टोरी तुमने सुनी होगी। और उसको बड़ी बड़ी जगह दुकानें हैं, बिल्डिंग है, कई लाख रुपए का रेंट आता है, लेकिन आज भी भीख मांगता है।
मतलब क्या, मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दे रहा, तुमने सिर्फ इतना पकड़ा, बुद्धि छोटी है तुम्हारी, तुमने सिर्फ इतना पकड़ा कि मैं भिखारी की बात कर रहा है, भिखारी है नहीं, मैंने क्या कहा, अपने काम में मग्न हो जाओ दोस्तों, तुम हमेशा खुश रहोगे। बोलो जी, ये सुनो, है ना, कभी तुम्हारा काम क्या पढ़ना, लेकिन तुम असली काम क्या कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो दोस्तों, भात दाल बना रहे, ज्यादा यार सवेरे हमारा पार्टनर बनाता है, शाम को हम बनाते हैं। बोलो जी, ये सुनो, तो लगता है गुरुजी को हमारी सारी बातें पता है, उसी फेस से निकल गया ना दोस्तों, फिर कहते हैं वो बर्तन धो रहा, हम सब्जी काटेंगे दोस्तों, आधा मनोरंजन तो इसी में होता है हम लोगों की लाइफ का, है, लेकिन थोड़ा उससे बाहर निकलो, थोड़ा उससे बाहर निकलो, पढ़ाई को मनोरंजन बनाओ। ये सब वो बातें हैं दोस्तों जो हमने अपने जीवन में सीखी हैं, आपको बार बार बताते रहते हैं। बोलो जी, ये सुनो, तो जो ना ड्यूटी और टैक्स में आज आप बहुत अच्छा अंतर समझ गए, आगे हम पढ़ाएंगे तो और समझेंगे, टाइम दो थोड़ा। टैरिफ को बताते हैं दोस्तों, जब भी बात होगी टैरिफ, क्या, तो जब भी बात आएगी टैरिफ, ऑनलाइन वाले तुम लोग सही चल रहे, हम तो करो दोस्तों, मुस्कुरा रहे तुम अपने आप में दोस्तों, तो अगर हम बात करें टैरिफ, तो बस इतना एक लाइन में बताएंगे बस, जब सरकार आयात एवं निर्यात को प्रतिबंधित करती है तब वर्ड यूज करती है टैरिफ। बस सरल भाषा में प्रतिबंधित को कर लो कंट्रोल, नियंत्रण, जब सरकार को अपने निर्यात या आयात को नियंत्रित करने तब वर्ड यूज करेगी टैरिफ, राइट, टैरिफ। दोस्तों इसका मतलब, अब तुम्हें एक बात बोलेंगे तुमको, अच्छा जी ट्रम्प टैरिफ यूएस में, बोलो जी यस, वो क्या कर रहा है, भारत जब अपनी वस्तु को एक्सपोर्ट कर रहा है और जब यूएस इंपोर्ट कर रहा है, ठोक दिया 50%, बोलो जी यस, कहा 25% ड्यूटी है और कहा 25% पेनल्टी है रशिया से और कर लो ऑयल इंपोर्ट, अरे बोलो यस, दोस्तों 50% का ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, तो टैरिफ वर्ड का मतलब वो भारत के निर्यात को यूएस में बाधित करना चाहता है, दैट्स इट, ट्रम्प वर्ड यूज करेंगे टेक्निकली टैरिफ, लेकिन वो हुआ है ड्यूटी, लग क्या रहा, कस्टम ड्यूटी, लेकिन ऐसा तो नहीं सुना तुमने कस्टम ड्यूटी, भाई कस्टम ड्यूटी तो हर चीज पे लगेगी, लेकिन जब हम किसी चीज को प्रतिबंधित करेंगे तो ड्यूटी की जगह होगा तो ड्यूटी, लेकिन बोलेंगे टैरिफ, बोलो समझ गए। और इस फी क्या दोस्तों, इन तीनों के रास्ते सरकार के पास पैसा आया, फी क्या उसके रास्ते भी पैसा आता है, लेकिन बस एक लाइन बोलेंगे, जब सरकार कोई सेवाएं दे और पैसा ले, दैट इज कॉल्ड फी। फिर से, जब कोई सेवाएं दे और पैसा ले, स्कूल फी सरकारी स्कूल में लगती है, हॉस्पिटल फी, आप म्यूजियम घूमने जाते हैं उसकी फी, अरे बोलो ऐसे, तो जब सरकार हमें क्या दे, सेवाएं, और उसका क्या ले, दैट इज फी, बोलो समझ गए। सेवा देकर पैसा ले तो हम क्या बोलेंगे, फी ना। क्या कह रहा राकेश, कह रहा सर वाइफ से लड़ने में मजा आता है, कह रहा जब वो बेलन फेंक के मारती है, जब वो बेलन फेंक के मारती है, नहीं मारती है तो नहीं लगता है तो हंसी आती है, और चलो यहाँ तक तो ठीक था, उसकी भावना है उसकी वाइफ और उसके साथ, लेकिन आगे पता क्या कह रहा आप ऐसा किए हैं देख रहा भाई, अबे थोड़ा तो शर्म कर ले भाई ना, तो भाई देखना दोस्तों, देखो स्वाद लेते हैं बच्चे एकदम बिल्कुल दोस्तों, आगे देख, क्या ये बात समझ गए आप लोग। चलो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो टैक्सेस हैं, आगे सुनो, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कह रहे करों के प्रकार, करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, करों के प्रकार। मेरे प्यारे साथियों, कर सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं बस, या तो डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर, या इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर। तो कर सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, राइट दोस्तों। एक सुधा कह रही गजब गुरुजी, तो गुरुजी है ही, स्टूडेंट भी कम नहीं है, तो बेटा स्टूडेंट तो हमसे भी बड़े गुरु हैं तो देखिए अगर हम बात करें तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इसे हम अप्रत्यक्ष, कभी कभी आप किताबों में पढ़ोगे परोक्ष भी कहते हैं। दोस्तों दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, और दोस्तों दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो सही है, आप ध्यान सुनना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अब उसमें कह रहा है कि बस ऐसे फालतू के मैसेज पढ़ लेते हैं, काम के नहीं पढ़ते हैं, देखते नहीं है, पता नहीं क्या बोले जा रही है हर्षानंद, तो बेटा देखो वैसे तुम्हें मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन तब भी तुम करते हो तो क्या ही करेंगे, थोड़ा हम भी मनोरंजन कर लेते हैं, राइट, लेकिन क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, जिस दिन से मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, ये तो ऑनलाइन है, आप तो ऑफलाइन बैठे, हार्डली आपने पिछली क्लासेस में, सारी क्लासेस में मिला के उतने सवाल भी नहीं पूछोगे किसी ने भी एक क्लास में, बोलो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मतलब जितनी क्लासेस हुई क्या कभी किसी ने कोई सवाल पूछा, तो पूछा भी तो कभी एक दो सवाल पूछ लिया, उसका जवाब दे दिया, इतने में काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मन में जो चल रहा है मुझे पता है क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में चल रहा है सर आप पढ़ाते ही ऐसा है कि सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, या किसी के मन में चल रहा है जो सवाल आता है वो अपने आप सॉल्व भी हो जाता है, अरे बोलो ऐसे। तो दोस्तों जब टीचर ही इतना स्मार्ट है, तुम इतनी सारी चैट्स करोगे और सोचो इतने सारे बच्चे इतनी चैट कर रहे हैं, मैं सारे सवाल के जवाब भी नहीं दे सकता, ये भी बड़ा कॉमन सेंस की बात है। कौन ये सुनो, और जो मुझे कभी दिख जाता है वो मैं बताता हूं, और जो नहीं दिखता है तो बेटा तुम्हें इतने सवाल की जरूरत ही नहीं है वास्तविकता में, या तुम्हें पेशेंस रखना है, बोलो जी यस, कि थोड़ा टाइम देना है, टाइम देना है, तब चीजें समझ में आएंगी। तो अगर सवाल होते तो टीचर तो इतने बच्चे बैठे थे, इतने सारे टीचर को पढ़ा जाए, इतने बच्चों को जवाब देते थे, तो पढ़ाना ही एक स्ट्रेटजी है कि ऐसा पढ़ाओ कि जो आप पढ़ा रहे हो सवाल आया, थोड़ा पेशेंस रखा, रिजॉल्व हो गया अगले स्टेटमेंट में, बोलो जी यस। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें व्हाट इज डायरेक्ट और व्हाट इज इनडायरेक्ट, एक लाइन में सबसे पहले समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि वे कर जो जिस व्यक्ति पर लागू, बस एक लाइन में लिखना है, वही भुगतान करता है, बस खत्म बात, वही भुगतान करता है। दोस्तों इसका मतलब है, दूसरी बात इसी में कि इसका जो बर्डन है, इस प्रकार के टैक्सेस का जो बर्डन है, भार है, बर्डन मतलब भार, क्या बताओ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट होता है? नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे दोस्तों मेरे ऊपर टैक्स लगा, मैंने ही पे किया, दोस्तों इसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, और इसका जो बर्डन है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, जो लागू जो होता है वो किसी एक व्यक्ति पर, एवरीवन लागू किसी एक व्यक्ति पर, लागू किसी एक व्यक्ति पर। लेकिन दोस्तों आगे की कहानी है, लेकिन क्या भुगतान किसी और व्यक्ति द्वारा, बताओ बात समझ पाए नहीं, किसी और व्यक्ति के द्वारा। दोस्तों जो टैक्स है वो लागू तो मेरे ऊपर हुआ, लेकिन उसका भुगतान किसने किया? किसी और ने। दोस्तों इसका मतलब है इनका जो भार है, बर्डन, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर क्या शिफ्ट हो सकता है? बोलो जी यस। जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल मेरे पास है आयकर। बताओ दोस्तों सारे स्टूडेंट, जो मेरा इनकम टैक्स है वो मैं कभी मैं दे देता हूं, कभी मेरा एक दोस्त है वो दे देता है मेरा इनकम टैक्स, नहीं समझ में आया, कभी मेरा पड़ोसी दे देता है, मुझे देना पड़ेगा। इसका दोनों स्टेटमेंट ऊपर के क्लियर हो गए, बोलो जी यस, कि जिस पर लागू हुआ वही देगा और इसका बर्डन भी शिफ्ट नहीं होगा। दोस्तों इसका एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों जैसे हमारे केजीएस पर सरकार ने जीएसटी लगाया, एवरीवन किस पर लगाया, और केजीएस ने आपसे ले लिया, आप अपनी फीस स्लिप देखो लिखा होगा सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, बोलो पे किसने किया?
आपने लागू किस पे हुआ, एजीएस पर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका नेचर ही ऐसा है कि लागू कहीं और भुगतान कहीं और, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पीछे बैठा है वो पर्दा पूरा बंद कर दो प्लीज है। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। कितनी बात समझ में आई है ना? तो डायरेक्ट टैक्स ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि एक ऐसा टैक्स पूरा बंद करना बेटा। तो इस साइड से बंद करो थोड़ा, और इस साइड से और बंद करो। नहीं, गेट को इस साइड छोड़ दो, इस साइड से बंद कर दो बस को। थैंक यू सो मच। और थोड़ा बंद करो इस साइड, और थोड़ा इस साइड बंद करो। तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पता लगाना नहीं आता क्या तुझे? कभी लगाई नहीं होगा तुम्हें जीवन में, राइट? पता लगाने के लिए भी तो दोस्तों माहौल चाहिए, ठीक है? पता नहीं लगा हमारा दोस्तों, ये मतलब अंदर का सारा माहौल बाहर दिखाना है क्या दोस्तों? देखिए, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इतनी बात सबको समझ में? दैट इज डायरेक्ट और थैंक यू यार, थैंक यू। दैट इज सीख ले, देख इसको कितना एक्सपीरियंस है पता लगाने का। दूसरा बंदा क्या बीच तोड़ के देखो दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, कोई बात नहीं, ढूंढने जुगाड़ लगाना सीख जाएगा, राइट? एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। कितनी बात समझ गए? क्या कोई भी टैक्स मेरे ऊपर लागू और मैं ही पे करूं, दैट इज डायरेक्ट। लागू मेरे ऊपर पे कोई और करे, दैट इज इनडायरेक्ट। इतनी बातें समझ गए? चलो थोड़ा आगे चलते हैं और अब आपको सिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में टैक्सेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम हिंदी में बोलते हैं कराधान प्रणाली। एवरीवन, कराधान प्रणाली ध्यान से समझना। पूरे विश्व में, ना कि भारत में अकेला, बल्कि पूरी विश्व में, पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज का, राइट, अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम होता है, राइट? दोस्तों पूरे विश्व में अलग अलग देश में अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम होता है। कराधान प्रणाली। भैया ने तुम थिएटर का माहौल क्यों दे रहे हैं? खोल दो लाइट एकदम, ऐसा लग रहा है थिएटर में बैठे हैं, कुछ और करने लग रहे होंगे आपस में, तो क्या होगा अगर हम बात खोल दो भैया, लाइट खोल दो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, राइट? लेकिन कुछ भी हो सकता है। धारा 377 भी यूज कर सकते हैं यहाँ बैठ कर ये लोग। दोस्तों अगर हम बात करें कराधान प्रणाली, धारा 377 जानते हो तुम लोग? तो ठीक है, बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं। देखो कुछ एकदम तो देखो क्या बात करें अगर हम, तो पूरे विश्व में, बस पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है। बस समझना, टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है कि टैक्स लागू करने का तरीका। समझना प्लीज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो करों के प्रकार हैं वो सिर्फ दो हैं। एवरीवन द बोर्ड, करों के प्रकार सिर्फ दो हैं, या तो टैक्स डायरेक्ट होता है या टैक्स इनडायरेक्ट। लेकिन टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है कि किसी देश की सरकार किस प्रकार से टैक्सेस को कलेक्ट करके, लागू करके कलेक्ट कर रही है, उसे बोलते हैं टैक्सेशन सिस्टम। जैसे एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्रगतिशील कराधान प्रणाली। प्रगतिशील कराधान प्रणाली ये क्या होता है, बहुत प्यार से समझेंगे प्लीज। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रगतिशील कराधान प्रणाली, ये कहता है, देखो ऐसे याद रखना, प्रगतिशील प्रगतिशील प्रगतिशील, इसका मतलब है अधिक आय। एवरीवन, क्या अधिक आय? तो आपका अधिक कर, अधिक आय तो अधिक कर। मतलब आपको हमेशा के लिए याद हो गया, फिर समझो, प्रगतिशील प्रगतिशील, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, याद हो गया? बोलो यस। तो कम इनकम तो कम टैक्स। तो दोस्तों आप एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रगतिशील कर हैं, एवरीवन बोलो, जवाब तुरंत दे देंगे, मेरा सवाल खत्म होते होते जवाब चाहिए। दोस्तों जो प्रगतिशील कर हैं, इन करों का जो अधिक भार है वो गरीबों पर लगेगा या अमीरों पर? तो इनका अधिक भार किस पर लगता है? अमीर पर। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कराधान प्रणाली गरीबों के अनुकूल होती है? तो आंसर था प्रगतिशील कराधान प्रणाली। बोलो समझ में आया कि जो प्रगतिशील कराधान होते हैं वो गरीबों के अनुकूल होते हैं और अमीरों के प्रतिकूल होते हैं। बोलो सही है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि सभी प्रत्यक्ष कर, राइट, प्रगतिशील कराधान प्रणाली के हिस्से में आते हैं। मतलब सभी प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं। आगे से लिख सकते हो आप। जैसे देखो, आपको एक लाइन में बता देते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल हमारे इंडिया में इनकम टैक्स। सारे लोग बताएं क्या इंडिया का इनकम टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ता है। इनकम बढ़ती तो टैक्स रेट भी बढ़ता है, दैट इज प्रगतिशील। क्या हो गया वो? प्रगतिशील। समझ में आया ना? अगर मुझे प्रगतिशील का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, क्या अगर मैं प्रगतिशील का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो जरा सारे लोग देखना, दिस इज कॉल्ड ओ एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज ओ वाई एक्सिस। बोलो जी यस। तो इसका मतलब है यहां पर मैं दिखा रहा हूं क्या? आय, और यहां पे दिखाऊंगा कर दर। इज इट ऑलराइट? दोस्तों जो प्रगतिशील कराधान है, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, जो प्रगतिशील कराधान है, मैंने कहा आय ज्यादा तो कर भी ज्यादा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जो इस ग्राफ में जो कर्व बनेगा, ये ऐसा बनेगा। बहुत होशियार बच्चे अपने आप समझ गए। हाथ ऊपर करो, कौन कौन समझ गया? क्या मैं बताऊंगा? समझ गए? यहां देखो सारे लोग, अगर मान लो इतना, देखो ऐसे नहीं, अगर किसी की इनकम इतनी है, एवरीवन इनकम 0, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मान लो एग्जांपल, तो उसको टैक्स इतना देना है, दिस इज द टैक्स रेट। बोलो देना है। अगर दोस्तों हमारी इनकम क्या हुई? ज्यादा। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, हमारी इनकम क्या हुई? ज्यादा। लुक एट हियर, इनकम क्या हुई? ज्यादा। तो उसको टैक्स भी क्या देना है? ज्यादा। क्या साफ साफ विजिबल है? श्योर दोस्तों। और कर दें, इनकम क्या होगी? कम। लुक एट हियर, इनकम क्या होगी? यहां से देखो कम होगी कि नहीं? इनकम कम, तो उसका टैक्स भी हो गया कम। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। बोलो समझ में आया दोस्तों? किसी किसी देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है। जिस देश की सरकार अपने गरीबों को लाइक अनुकूल करना चाहती है, गरीबों के फेवर में टैक्सेशन सिस्टम लाना चाहती है, तो हमेशा कौन सा टैक्सेशन लाएंगी? प्रोग्रेसिव। सही है ना दोस्तों? थोड़ा सा आगे चलते हैं, नंबर 2, दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। देन इज रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, राइट, दिस कॉल्ड प्रतिगामी कराधान प्रणाली। कराधान प्रणाली दोस्तों, व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम? एक लाइन में ही खत्म करना हो मुझे, तो मैं कहूंगा प्रोग्रेसिव का बिल्कुल उल्टा हो गया, खत्म नहीं हुआ दोस्तों। ये कहता है कि यदि आपकी इनकम क्या होगी? ज्यादा, अधिक आय, देन आपको क्या करना है? कम कर। कोई समस्या? और यदि आपकी कम आय, यदि आपकी आय क्या है? कम, तो आपको क्या होगा? अधिक कर। इज इट ऑलराइट फॉर एवरीवन? पक्का? तो अगर आपकी इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, और इनकम कम तो टैक्स कम। दोस्तों तो मैं कहूंगा, अपने आप दिमाग लगाएं, इनकम ज्यादा टैक्स कम, इनकम कम तो टैक्स ज्यादा। इसका मतलब इनका अधिक भार किस पर पड़ेगा? अधिक भार किस पर पड़ेगा दोस्तों? गरीबों पर। बोलो जी यस। और कम भार किस पर पड़ेगा?
और दोस्तों मैं एक लाइन और बोलूंगा कि सभी अप्रत्यक्ष कर, दिमाग में लोड कर लो हमेशा के लिए, सभी अप्रत्यक्ष कर दोस्तों कैसे होते हैं, प्रतिगामी होते हैं। और दोस्तों जैसे मेरे पास एग्जांपल है जीएसटी। दोस्तों जीएसटी अपने आप दिमाग लगाओ कि जो जीएसटी है बताओ वो जैसे जीएसटी देखो मैंने यहाँ नहीं बता पाऊंगा, मैं एग्जांपल दूंगा तब बता पाओगे। सुनना मुझे, एक शोरूम पर एक बंदा जाता है और वो शर्ट खरीदता है और शर्ट की शर्ट के लिए नहीं ऐसे एक शोरूम पर एक बंदा गया, उसकी इनकम है 1.5-2 लाख रुपए महीना और वो एक शर्ट खरीदता है, पे करता है जीएसटी। जल्दी बोलो हाँ। उसी शोरूम में एक दूसरा बंदा भी जाता है जिसकी इनकम है 60-70 हजार रुपए महीना, वो भी वही शर्ट खरीदता है और वो भी जीएसटी पे करता है। बस मुझे आप एक जवाब दें, उसका जीएसटी का ज्यादा भार किस पर पड़ा? दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। मुझे लगा आप समझ गए, बोलो जी सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इज इट ऑलराइट? सो एक होता है हमारा कौन सा टैक्स, जल्दी बताओ, प्रोग्रेसिव, और एक होता है कौन सा? क्या बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आ गई, पक्का? तो एक होता है प्रोग्रेसिव और एक रिग्रेसिव। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हालांकि आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे कोई ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स और थोड़े स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम क्या दिखाएं, आय, राइट, यहाँ पे हम क्या दिखाएं, कर दर, एवरीवन कर दर। तो अगर हमें बनाना हो रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम तो जो ऐसे बनेगा। कितने बच्चे बिना बताए समझ गए? पक्का, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर हमारी पहले ये सिस्टम चल रहा था, आपको दिखाई दे रहा है, बोलो जी यस। जैसे हमारी लाइक इतनी इनकम पर इतना टैक्स लग रहा था पहले, कि अगर हमारी इनकम इतनी है तो टैक्स इतना है। अगर हमारी इनकम क्या हुई, बढ़ गई, मान लो इनकम नो, यहाँ पर इनकम बढ़ गई, ये देखो इनकम बढ़ गई कि नहीं, अरे इतनी से इनकम बढ़ रही है दोस्तों, तो हमारा टैक्स क्या हो गया, हमारा टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। और दिख रहा है आपको साफ साफ? नहीं। और दोस्तों अगर हमारी इनकम क्या हो गई, देखो कम हो गई, यहाँ देखो इनकम यहाँ थी अब कम हो गई, तो हमारा टैक्स रेट क्या हुआ, बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन का कर्व, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ध्यान सुनना मुद्दे की बात, इस शेप को हम बोलते हैं स्लोपिंग अपवर्ड। कभी-कभी ऐसे सवाल पेपर में मैंने देखे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। स्लोपिंग अपवर्ड हिंदी में ऊपर की ओर। कई बार एग्जाम में मान लो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, तो वो पूछ सकता है प्रगतिशील कराधान वक्र कैसा होगा, तो ऊपर की ओर, स्लोपिंग अपवर्ड। दिख रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। और दोस्तों ये देखो ये नीचे की ओर, ये लाइक दिस, अरे बोलो ऐसा ना, तो इसको हम बोलेंगे स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर, स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड। कई बार ऐसी चीजें आती हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर। क्या दोस्तों इतनी बातें समझ गए? ध्यान समझेंगे, या तो किसी देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होगा या रिग्रेसिव होगा, राइट, या किसी देश में दोनों होंगे, प्रोग्रेसिव भी और रिग्रेसिव। जैसे इंडिया में प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस भी है, रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो दोस्तों आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, रुको पहले मैं थोड़ा और पढ़ा दूं फिर करवाते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, अनुपातिक कराधान प्रणाली, एवरीवन अनुपातिक कराधान प्रणाली। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अनुपातिक कराधान प्रणाली बिल्कुल विचित्र टैक्सेशन सिस्टम है, और पहली बता दूं बताने से पहले ये किसी भी देश में नहीं होता। दोस्तों ये कहता है कि आपकी जो आय है वो कम या अधिक जो कर दर है इट विल रिमेन सेम। लो जी दोस्तों ऐसा किसी देश में होता नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, हम आगे कुछ पढ़ेंगे नहीं इसमें। बोलो जी यस। तो ये कहता है कि आपकी इनकम चाहे ज्यादा हो या कम, टैक्स रेट वुड बी सेम। तो अगर मुझे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, तो इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पे हम बात कर देते हैं ओ वाई एक्सिस और यहाँ पे हम बनाते हैं ओ एक्स एक्सिस। तो अगर हम बात करें ओ एक्स एक्सिस में हम दिखा रहे हैं दोस्तों आय, और ओ वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं कर दर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने आप आंसर निकालिए कि इसका कर्व कैसा होगा। इट वुड बी लाइक दिस। क्या ये कहेंगे आप? इट वुड बी लाइक दिस। बोलो जी यस। ये कह रहा है एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, ये कह रहा है आपकी इनकम इतनी, नहीं आपकी इनकम इतनी, हमारा टैक्स इतना। बोलो जी यस। कह रहा है इनकम बढ़ जाए टैक्स इतना ही, इनकम घट जाए टैक्स इतना ही, दैट इज कॉल्ड राइट। इसे हम कहेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एवरीवन। तो दोस्तों अनुपातिक कराधान प्रणाली का वक्र कैसा होगा दोस्तों? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट एक और है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड, एक और है जिसे हम बोलते हैं अधोगामी कराधान प्रणाली, अधोगामी कराधान प्रणाली, अधोगामी कराधान प्रणाली। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अलग है। मैं अगर कहूं तो मैं कहूंगा इसके अंदर, रुको पहले इसकी मीनिंग समझो। अगर आपकी नो ऐसे शुरुआत में, ये और अच्छी बात, प्रारंभ में यदि आपकी आय अधिक राइट, तब कर दर भी अधिक। नहीं समझ पाए? सही है, आय ज्यादा टैक्स ज्यादा, आय ज्यादा टैक्स ज्यादा, लेकिन एक स्तर के बाद दोस्तों जो कर दर है ये समान हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अधोगामी, समान हो जाता है। पूरा सेंटेंस लिख लो, समान हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अधोगामी। अगर मुझे अधोगामी वक्र बनाना है तो आई वुड ड्रॉ लाइक दिस। तो अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड द तो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज ओ एक्स एक्सिस में हम दिखा रहे हैं आय, और ओ वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं कर दर। मेरे प्यारे साथियों एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, जो हमारा अधोगामी कर है, कराधान है, वक्र है, वो शुरुआत में ऐसा होता है, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप तो एक लेवल बाद वो ऐसा हो जाएगा। बोलो समझ पाया नहीं? शुरुआत में कह रहा है देखो इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, फिर इनकम चाहे ज्यादा या कम टैक्स रेट सेम, इसको अधोगामी। अगर मुझे बताना हो तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे भारत में आयकर। वैसे देखा जाए तो आयकर प्रगतिशील है, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहां भी लिखा प्रगतिशील है, वो तो मैं बताया था, लेकिन रियल नेचर अगर देखें तो ध्यान समझना, मैं कहूंगा जिसमें प्रगतिशील, प्रगति देखते जाना, प्रगतिशील एवं क्या अनुपातिक राइट कराधान की विशेषताएं क्या हो एक साथ। नहीं समझ पाए? तो जैसे हमारे इंडिया का इनकम टैक्स डिग्रेसिव, एक्चुअली प्रोग्रेसिव नेचर का तो है, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, बोलो जी यस। लेकिन वास्तव में अगर मुझे एग्जैक्ट नेचर बताना हो कि भारत में आयकर कैसा है, तो मैं कहूंगा कैसा है, डिग्रेसिव है। क्योंकि दोस्तों इंडिया में इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट बढ़ रहा है। 24 लाख के ऊपर सबको 30% देना है वर्तमान में। कितना? 24 लाख के ऊपर, चाहे 2500, 300, 3500, 4000, 4200, सबको कितना? 30। दैट इज डिग्रेसिव। समझ पा रहे हैं?
तो किसी भी देश में ये 4 प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं, इनमें से ही कोई ना कोई देखने को मिलता है। जनरली हर देश में मिक्स्ड होता है, प्रोग्रेसिव भी और रिग्रेसिव भी। जैसे भारत में है, सही है, या तो कोई देश चाहती है। अब देखो थोड़ा सा मुद्दा है मेरे पास एक डिस्कशन करने का, लेकिन जब आप बहुत जोर डालोगे दिमाग पर, मैं घर के लिए आपको काम देता हूं, आप कल मुझे इसका जवाब देना। आज तो मैं आप लोगों से जवाब उम्मीद नहीं कर रहा हूं, तो आप थोड़ा घर पर इस पर विचार करना। बोलो करोगे? एक मेरे पास है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक है रिग्रेसिव। आखिरी के दोनों भूल जाओ, सही है। मैं चाहता हूं घर पे थोड़ा सोचना, विचार करना, रिसर्च करना, 5-10-15 मिनट। आप अकेले में जब थोड़ा चिंतन मनन करोगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा, लेकिन कब? जब आपको टैक्सेशन अच्छे से आएगा। अभी तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, और दोगे भी तो बहुत सुपरफिशियल होगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सोचो इस पर। एक है विकसित राष्ट्र और एक है अविकसित या विकासशील राष्ट्र, भारत जैसे, है ना। तो अब मेरा ये सवाल है कि विकासशील राज्य में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम होगा, प्रगतिशील या प्रतिगामी? क्यों जवाब दे रहे, गधे हो क्या? मैंने पहली बार तो क्या मार रहे, ऐसे ही मार दिए दोस्तों, ऐसे ही मार दिए प्रगतिशील, राइट। अरे पहले सोचना है तो ना, तो क्या चलेगा, हाँ। और दोस्तों जो विकसित राष्ट्र होंगे इनमें कौन सा टैक्सेशन होगा? जब आप सोचोगे तभी जवाब दे पाओगे, बिना सोचे नहीं दे पाओगे। तो मैं चाहता हूं घर पे सोचना, अभी मैं बात नहीं कर रहा। बोलो जी क्लियर है? सो दैट सबको आंसर मिलना चाहिए। करोगे क्या आप इस पर थोड़ा सा काम? चलो, कि विकसित और विकासशील देशों में तुलना करें तो प्रगतिशील और प्रतिगामी किस प्रकार के देश में होंगे। बोलो जी क्लियर है? चलो, तो मेरे प्यारे साथियों, टैक्सेशन में हमने बात करी कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, और टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और टैक्सेशन सिस्टम जो क्या क्या है। तो टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या है, बोलो जी यस ना। तो हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। एक मिनट मुझे दे दो, थोड़ा मैं आपके लिए कुछ निकाल लूं। चलो, तो बेटा ये वाली फाइल लगाइए आप। एक मिनट रुकिए, एक मिनट में लेता हूं। रुक जाओ, वो मत लगाना, वो नहीं लगाना है ना बेटे। मैं जो भेजूंगा बस वो लगाना। क्या ही पढ़ाएंगे इतना सारे लोगों को। क्या दोस्तों इतनी बातें सबको समझ में आई? थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। चलो, सबसे पहले मैंने आपको जो दिया है, एक मिनट रुको। सबसे पहले बोर्ड पे ये इमेज लगाओ, नंबर 1 मैंने लिखा है। सबसे पहले ये लगाओ। देन ये वाली इमेज लगा दो। बाकी का तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। चलो फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ बोलो, आप क्या बोल रही थी? कौन सा? प्रपोर्शनल, ठीक है। हाँ रख सकते हैं, जीएसटी ही है एक्चुअली, वो रख सकते हैं उसको। चलो दोस्तों, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक। अभी तक की क्लास में हमने टैक्सेशन में बात करी कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स ड्यूटी फी एंड टैरिफ में अंतर, साथ में कराधान प्रणालियां कितनी होती हैं, राइट। तो हमने अल्टीमेटली हमने ये देखा कि टैक्स 2 तरीके के होते हैं। ये तो हो गया टैक्स का फंडामेंटल, बोले तो इंट्रोडक्शन, राइट। हम चलते हैं थोड़ा डेप्थ में। बोलो जीएसटी एक, अभी थोड़ी देर रुको, क्यों सब आ जाएगा समझ में। बाकी क्यों समझना यार, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लो। कंफ्यूज हो गए ना अगर ज्यादा पढ़ाएंगे तो। बाकी अभी मैं बोलूंगा कुछ और अनुपातिक में, 1-2 लाइनें दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी। बोलूं क्या? किसी भी देश में स्वतंत्र रूप से अनुपातिक कराधान प्रणाली नहीं होती है, क्योंकि एक सीमा के बाद जाकर सभी प्रत्यक्ष कर अनुपातिक हो जाते हैं और सभी अप्रत्यक्ष कर तो अनुपातिक होते ही हैं। ये देखो एक स्टेटमेंट इतना बड़ा जो मैंने बोला, इसको समझाने में 15 मिनट चाहिए, ये मैंने कट कर दिया। तो मैं क्यों समझना, बस मत समझो, जरूरत नहीं है फिलहाल। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। हाँ ये बोलो, तो प्रोग्रेसिव बोल दो, लात मारते हैं तुम में, सवाल भी एंटरटेन नहीं करते तुम्हारा। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव तो प्रोपोर्शनल। मैंने एक लाइन क्या बोली, तुमने नहीं सुनी? किसी भी देश में स्वतंत्र रूप से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अनुपातिक कराधान प्रणाली होगी। बोलो यस, लो जी तुम्हें समझाई देते हैं यार, क्यों ना। देखो किसी भी देश में या तो अनुपातिक होगा, नो, या तो प्रगतिशील होगा, ऑनलाइन फोकस करना, या तो प्रगतिशील होगा या प्रतिगामी होगा, या दोनों होंगे। ये बात तो डाइजेस्ट हो गई। मैंने कहा या तो अकेला प्रगतिशील या अकेला प्रतिगामी या दोनों, लेकिन किसी भी देश में अकेला अनुपातिक नहीं होगा। 2 कारण है इसके मेरे पास। पहला कारण है क्योंकि प्रगतिशील जो कर हैं वो एक समय बाद जाकर अनुपातिक ही हो जाते हैं, वो हमने इनकम टैक्स में देख लिया। बोलो यस। और दूसरा मैंने लाइन बोली कि जो प्रतिगामी कराधान प्रणाली में आते हैं वो तो अनुपातिक ही होते हैं।
तो इसका मतलब अब तुम्हारा जवाब तो इसी में तो छुपा है कि अब तुम कह रहे जीएसटी क्या है, तो मैंने कहा प्रतिगामी है। अब तुम कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा प्रतिगामी है या अनुपातिक है, तो मैंने कहा अनुपातिक भी है क्योंकि वैसे वो प्रतिगामी है ना, एक बंदे को ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, गरीब को ज्यादा बर्डन, अमीर को कम, तो वो ऐसे में प्रतिगामी है। लेकिन जीएसटी रेट सब पर क्या होता है सेम, तो वो अनुपातिक है। सही, पैसा वसूल, कुछ और ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि द टैक्सेस इन इंडिया, भारत में, अभी आप घर पे बनाना है ठीक है। तो दोस्तों भारत में कराधान या भारत में कर, द टैक्सेस इन इंडिया, कि हमारे देश में कौन कौन से टैक्सेस हैं। अब यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस के आता है, और क्या आता है वो समझना। तो हम अपने इंडिया में टैक्सेस हमने देखे, तो मेरा जो मैं पढ़ाता हूं वो कैसे पढ़ाता हूं, ना कि सिर्फ टैक्सेस की लिस्ट बनवाती, बल्कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से, जैसे एग्जाम में आता है कि कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं और कौन कौन से इनडायरेक्ट। क्योंकि आपने देखा जब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया तो उसमें सिर्फ मैंने एक ही एग्जांपल दिया, डायरेक्ट में इनकम टैक्स का, इनडायरेक्ट में जीएसटी का। बोलो जीएस। लेकिन अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिटेल में समझाऊंगा, बहुत गौर से सुनेंगे। आर यू गाइस रेडी ना। तो मैंने इस टॉपिक को कैसे समझाने के लिए बनाया, अपने स्टाइल से। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को विभाजित करते हुए कि केंद्र सरकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें पेपर में, क्या मिलेगा कि दोस्तों एक तो ये मिलता है निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष कर है, तो वो हो गया। दूसरा स्मार्ट क्वेश्चन मिल सकता है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो दोस्तों फिर तुम फंस जाओगे, बोलो जी तो जरा ध्यान से समझना। सो द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो उसमें आता है इनकम टैक्स, आयकर, बोलो जीएस, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, देन लिखा है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर, देन दोस्तों वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेनदेन कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। दोस्तों ये सारे के सारे टैक्सेस कौन से हैं, केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्सेस हैं, बोलो जी समझ में आया। और जो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्र उत्पादन शुल्क, उनमें आता है दोस्तों कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, उसमें आता है सर्विस टैक्स, सेवा कर, और उसमें आता है दोस्तों सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्र बिक्री कर। सही है। तो दोस्तों ये हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट हो गए। और जो राज्य सरकारें हैं वो अपना टैक्स अलग लगाती हैं। तो राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें आता है नंबर 1 एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, थोड़ा दिन अभी आने वाला है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, कृषि आय कर, नंबर 2 लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, और नंबर 3 प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर। दोस्तों ये हमारे केंद्र नहीं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में 3 बड़े बड़े कर हैं। जल्दी बताओ कौन कौन से? कृषि आय कर, भू राजस्व और पेशा कर। इसी तरीके से हम बात करें राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, तो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करों में दोस्तों तो अगर हम बात करते हैं, क्या तुमने बार बार भी लगा दिया क्या किसी को? तो अगर हम बात करते हैं, एक इमेज नहीं लगाई तुमने अभी तक दोस्तों, एक दूसरी इमेज भी है तो अभी रुको बाद में लगाना। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं तो ना राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करों में आप वहां देखिए लिखा है सेल्स एक्साइज ड्यूटी, लाइक नहीं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पादन शुल्क, वहां पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, बिजली कर, वहां लिखा है एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, और लिखा है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। लेकिन दोस्तों अभी हमारे हिंदुस्तान में जीएसटी आ चुका है और जीएसटी एक नया अप्रत्यक्ष कर है। तो हमने केंद्र सरकार के सभी अप्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के सभी अप्रत्यक्ष कर को खत्म करके क्या बना दिया गया, जीएसटी। बोलो जी क्लियर। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अब लगा दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम में ये मैंने कहां से लिखे हैं, ऐसे किसी किताब से नहीं छाट के लिखे हैं, ये मैंने भारतीय संविधान से लिखे हैं। ध्यान समझना, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची है, बोलो जी हाँ। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। जो केंद्र सूची में लिखा है, केंद्र सूची में जो केंद्र के विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कर लगाती है, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो राज्य सूची में आइटम्स हैं उन पर राज्य सरकार कर लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोलो क्लियर है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से ये करों को वर्गीकृत मैंने किया है। आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमारे भारत का डायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार का कौन सा या नहीं है, और छोटे लेवल में आएगा तो पूछ लिया जाएगा कौन सा अप्रत्यक्ष है या कौन सा प्रत्यक्ष है। आपको घर पे बैठ के इनका रट्टा मारना है और कुछ भी तरीका नहीं है। बोलो जी अब इनके बारे में पढ़ने की आपको ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई सब कैपिटल गेन क्या होता है, क्या क्या है, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे फिर पकड़ा जाओगे। तुम्हारा स्टैंडर्ड जितना है उतना ही पढ़ो कि जितना पूछा जाता है। लेकिन तब भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में बताऊंगा, सो दैट क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी लिखवाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप एक लाइन में सुनते जाओ। आर यू गाइस रेडी ना। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करेंगे शुरुआत में, और इनकम टैक्स में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा आयकर है, जो हमारा इनकम टैक्स है, तुमने ढंग से नहीं लगाया यार। देखो ये तुमने 2 बार लगाया जीएसटी 2.0, ऊपर भी है शायद ना, नींद में हो क्या तुम? है इतना बढ़िया तो मैं लिख के भी दिया हमने। छोड़ो चलो, वो इमेज तुम्हें अभी तक मिली नहीं है, इसका मतलब है। तो दोस्तों अब हमें ये वाली इमेज बेटे, ये वाली, ये देखो ये वाली लगाओ इनकम टैक्स के, वो उसके बाद लगाओ इस इमेजेस के बाद। रुको छोड़ो ना, ये जो मैंने अभी इमेज आपको क्लिक करी है, पहले तो रुको। यहाँ लगाओ, ये जो इमेज अभी भेजी है वो यहाँ लगा लोगे बीच में कि नहीं, पक्का ट्राई करो। हम्म इसके ऊपर, इसके ऊपर ये लगा के दो, इसके ऊपर ये लगा के दो, जरा लगाओ, ये लगता है कि नहीं, इसके ऊपर लगाओ, यहाँ पर रुको, यहाँ कुछ पूछना है क्या? क्यों खड़े देखिए, बैठे बैठे दर्द होने लगा क्या? देख खड़ा हो गया फालतू में तो क्यों खड़ा था भाई? आगे किसी को दिख रहा था क्या? यहाँ के देख रहे यार, अपने समझे सबको। चलो बस, थैंक यू सो मच, छोड़ दो ऐसे आप, मैं कर लूंगा।
तो दोस्तों दैट्स इट। चलो दोस्तों जरा ध्यान सुनो, हमने पहले ये देखा टैक्सेस इन इंडिया, हम एक एक करके इन सभी टैक्सेस को देखेंगे राइट ना। तो सबसे पहले लिखा है इनकम टैक्स राइट। इनकम टैक्स में हमारे सभी विद्यार्थियों को सच तो बहुत ज्यादा नहीं पता लेकिन होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स में आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे इंडिया में इनकम टैक्स का स्लैब क्या है। इनकम टैक्स का स्लैब बोलो यस। तो हमारे देश में जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो दोस्तों दो स्लैब है। स्लैब का मतलब क्या है कि कितनी किसकी आय है वो कितना टैक्स देगा, इसे बोलते हैं इनकम टैक्स का स्लैब। सही है। तो दोस्तों हमारे देश में इनकम टैक्स के दो स्लैब है, ध्यान सुनना। एक है नया स्लैब, एक है पुराना स्लैब। और गौर सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक है न्यू टैक्स स्लैब और एक है ओल्ड टैक्स स्लैब। बोलो जी यस। मेरे प्यारे साथियों जो नया टैक्स स्लैब है, मुझे लगा ये बाहर जाना चाह रहा था क्या, फिर मैं देख लिया बैठ गया। बाहर जाना चाह रहे थे क्या? नहीं जाना चाहते जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको बाहर जाना था। बाहर जाना था ना, ठीक जाओ जाओ, हो गया जल्दी। अरे ठीक है बीच में चले जाना, चलो चले जाना बीच में ना। देखो दोस्तों अगर हम बात करें एक है नया स्लैब एक है पुराना, ध्यान सुनना और ट्विस्ट है इसके बीच में। जो नया स्लैब है वो बजट 2025-26 में आया, सही है। और वो स्लैब है 4 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। तो पहले मैंने बोला था कि 24 लाख से ऊपर जितना कमाए 30% जाएगा। दोस्तों दिस इज द इनकम टैक्स स्लैब इन इंडिया 2025-26 के बजट के अनुसार, और ये हर साल के बजट में चेंज होता रहता है। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स स्लैब। साथ में हमारे देश में पुराना स्लैब भी चल रहा है दोस्तों, जिसमें क्या है कि 2.5 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स, 2.5 से 5 लाख 5%, और 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। ये हमारे देश में पुराना स्लैब है। क्या है दोस्तों? पुराना स्लैब है राइट। तो जरा ध्यान से सुनना। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सरकार ने आपके ऊपर ऐच्छिक रूप से छोड़ रखा है कि आप अपनी इनकम का इनकम टैक्स नए स्लैब से देना चाहते हैं या पुराने स्लैब में देना चाहते हैं, ये आप ऑप्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स। बस इतना आप जान लो, और साथ में मैं थोड़ा बहुत ज्ञान और दे दूंगा। तो लुक एट दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स में नंबर 1 इनकम टैक्स, आयकर। ये देखो हमारे टैक्स, ये सब नहीं देखो, आप देखो ओल्ड स्लैब और नया स्लैब। दोस्तों ये मत पढ़ना, ये दिस इज नॉट फॉर यू। तो अगर हम बात करें सो ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स, तो यहाँ पे सब लिखा देखो एज पर बजट 2025-26, 4 लाख से 24 लाख तक की कहानी, और 2.5 लाख तक निल, और 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20, 10 से ऊपर 30। सही है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अब आप कई बार बच्चे मुझसे ये भी पूछेंगे सर देन हमें कौन सा टैक्स स्लैब ऑप्ट करना चाहिए, आप हमें क्या सजेशन देंगे? तो मैं कहूंगा देखो भाई ध्यान से सुनना, दोनों का नेचर थोड़ा और जान लो। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि दोस्तों जो हमारा ये वाला ओल्ड टैक्स स्लैब है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, और जो न्यू टैक्स स्लैब है इसमें मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है। जो स्टूडेंट ये नहीं जानता है कि भैया ये स्टैंडर्ड, जो क्या मेजॉरिटी नहीं जानते, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है एक लाइन में समझना। सरकार ये मान के चलती है कि अगर आप पूरे साल भर एक पर्टिकुलर अमाउंट कमा रहे हैं, से 10 लाख मान लो ऐसी मोटा मोटी, कि अगर आपने पूरे साल भर 10 लाख रुपए कमाए राइट ना, तो दोस्तों बहुत ध्यान समझना, अगर आपने पूरे साल भर 10 लाख रुपए कमाए है ना, तो सरकार ये मानती है कि यार कोई बंदा अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो वो क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत तो ट्रैवलिंग भी करेगा उसको कमाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। दूसरा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे, कभी कभार बीमार भी पड़ सकता है। तो सरकार फ्लैट क्या करती है, आप देखो याद रखना। पहले तो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, एक होता है ग्रॉस इनकम और एक होता है नेट इनकम। सीखो इसे, ओरली सीख लोगे, सीख भी जाओगे, कोई तूफानी चीज नहीं बता रहा। एक होती है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस मतलब सकल, मैंने पहले बताया सकल मतलब टोटल, तो ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम। एक होती है नेट इनकम, ध्यान समझना, बस एक लाइन में बताऊंगा। नेट इनकम कब निकलती है? आप ग्रॉस इनकम से डिडक्शंस माइनस कर दो। देखो मेरा वर्ड यूज कर रहा हूं डिडक्शंस, हिंदी में कटौतियां। डिडक्शंस क्या होते हैं वो भी मैं आगे सब सिखा दूंगा, बस मुझे बहुत शिद्दत से सुनना दोस्तों आप लोग। मैं चाहता हूं कि आपको इनकम टैक्स के बारे में जितनी चीजें पता होनी चाहिए वो आपको पता चल जाए। बाकी आप मेरे और किसी बैच में आएंगे तो मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं, 1.5 से 2 घंटे पढ़ाता हूं इनकम टैक्स राइट। और आप लेकिन आपको भी मैं उतना ही कम शब्दों में बता दूंगा, बस आप सुनना मुझे है ना। तो कटौतियां क्या होती हैं? कटौतियों का मतलब है डिडक्शंस, जो मैंने बोला था इंग्लिश में सुनो ज्यादा अच्छा लगता है, डिडक्शंस है ना। तो दोस्तों डिडक्शंस क्या है, ऑनलाइन थोड़ा अच्छी तरह देखना। डिडक्शंस का मतलब है कि जहां पे सरकार आपसे ये कहे कि अगर आपने इतना इतना पैसा यहां खर्च किया, यहां निवेश किया है, जो भी है, और दोस्तों वो पैसा आपकी ग्रॉस इनकम से माइनस हो जाए, उस पे आपको टैक्स ना देना पड़े, उसी को बोलते हैं डिडक्शंस। मतलब जिस कमाई हुई आय पर आपका कर माफ हो जाए उसी को बोलते हैं डिडक्शंस राइट। तो एक टर्म आया स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या आया? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने बता दिया कि हर एक की इनकम से हम फ्लैट माइनस कर देंगे। क्यों? वो भी समझाया अभी कि ये मान के चलते हैं कि अगर कोई बंदा साल भर में ट्रैवल भी करेगा और बीमार भी होगा, जैसे मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए पटना आता हूँ, बोलो जी दोस्तों ऐसे कभी बीमार भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट कुछ पैसा तो वो अपने ऊपर खर्च करेगा। तो यार सब पे टैक्स ले लेंगे तो गलत बात है। तो सरकार एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है दोस्तों। ओल्ड टैक्स स्लैब में 50,000 है, नए टैक्स स्लैब में 75। आप देख लो ओरली इनकम टैक्स कैलकुलेट कराएंगे आपका। मान लो किसी बंदे की इनकम है 10 लाख, कितनी है? सही है, नहीं 10 से तो निकलेगी नहीं। किसी बंदे की इनकम मान लो 20 लाख, कितनी है? 20 लाख। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में 20 लाख से 50,000 फ्लैट माइनस कर दो तो बचा 19.5 लाख, बोलो हो गया। या 75,000 कर दो तो बचा 19 लाख 25,000, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अब हमारे भारत में वर्तमान में जो इनकम टैक्स लागू होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। वर्तमान में जो भारत में इनकम टैक्स लगता है वो लगता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब आयकर के जितने भी प्रावधान हैं वो इसी में दिए गए। आयकर अधिनियम 1961। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इसके अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे एक यहाँ दिख रहा है धारा 80C सेक्शन 80C, ऐसी इसमें है 80D 80G 80CCD, बहुत सारे सेक्शन हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, जैसे सेक्शन 80C, जब मैंने आप लोगों को ऑनलाइन आप सारे लोग बताना, जब मैंने आप लोगों को एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स लघु बचत योजना पढ़ने को दिया था तब क्या आप लोगों को 80C मिला था या नहीं? राइट। ऑनलाइन दोस्तों खूब आपस में बातें करते हैं, जिया तिवारी, नैना सिंह, और दोस्तों मैं आपको अभी से इनका भविष्य प्रेडिक्ट कर देता हूं। इन सब की जिंदगी बर्बाद है दोस्तों, याद रखना। नहीं समझे क्या? बिल्कुल जिंदगी बर्बाद मतलब। और तो और बताएं, अगर बर्बाद नहीं भी हुई होगी तो मेरे इनको देखकर जो अंदर से निकल रहा है उससे तो बर्बाद होनी तय है, मान लो दोस्तों। बोलो जी, नहीं समझ पाए भाई? जो अपने लिए सजग नहीं है उसके लिए मैं क्यों सजग हूं? नहीं समझे?
जब तुम खुद छत से कूद के मरना चाहते हो तो मैं तो लात मार दूंगा एक और, कोई हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, अगर तुम नहीं कूद पा रहे होगे तो तुमने सोच ही लिया तो मदद करने में क्या दिक्कत है? तो इतनी उलझुल बातें कर रही, वो कह रहे हैं तुम्हारा कौन सा एग्जाम, वो कह रहे टीआरई टीचर का, वो कह रहे क्या टीचर का, बस ऐसी बातें चल रही भाई। अब ये बच्चे कहते हैं सर जी अब ऑनलाइन आप ध्यान नहीं देते, भाई कैसे ध्यान देंगे, आप साइलेंट हो एकदम चैट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किसी के मन में आया उसने क्वेश्चन दाग दिया तो चैट चली, तो दोस्तों समझ में आया कुछ देखा इसमें। अब दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान तुम्हारा रहता है, कई बार वो चलता जा रहा, तो भाई मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा जल्दी किसी का सवाल, बोलो जी यस। और मैंने वैसे ही बताया था अगर आप किसी अच्छे टीचर की क्लास में हैं, राइट, तो वो आपको डाउट का मामला छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम पढ़ते हो किसी चीज को तुम्हारा नजरिया अलग होता, जब मैं पढ़ता हूं किसी चीज को तो मेरा नजरिया अलग होता, जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा नजरिया होता है कि कैसे पेपर में आएगा, इस तरीके से पढ़ना है। और मैं किसी भी चीज को पढ़ता हूं तो मैं पढ़ते पढ़ते ही ये सोच के पढ़ता हूं कि इसको मैं डिलीवर कैसे करूंगा कि मेरा हर स्टूडेंट मुझे समझ लेगा, तो मैं उसमें फॉर्मेट बनाता हूं, दिमाग में लाता हूं, तो दोनों का अलग नजरिया है। क्या आप मेरी बात समझ में? तो अगर दोस्तों मेरे पढ़ाने के बाद या किसी अच्छे टीचर के पढ़ाने के बाद आपको सवाल मिलेंगे ही नहीं, हाँ कोई और सवाल कहीं से लिंक करो, कनेक्ट करो, जहां तक टीचर नहीं पहुंच पाया वहां से सवाल आ सकता है आपका, बोलो जी यस। तो ऐसा होता है कई बार, क्योंकि टीचर बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा रहा होता है अपनी क्लास में, इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं, सर आपका हैव अ नाइस एंड वंडरफुल ब्लेसिंग्स यू ऑल, जय हिंद, बहुत मिस कर रहे हैं सुनने के लिए मतलब ये कह रहा है जल्दी बोलो निकलो, पता नहीं क्या क्या दोस्तों, बताइए अब। देखो रवि रोशन कह रहा है गर्लफ्रेंड बनाना आता है सर, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई साहब, तो बता जिंदगी में बात है नहीं, खत्म है ना, बस आप समझ गए दोस्तों, पूरी खत्म है दोस्तों। लेकिन याद रखना सबकी नहीं, जो एक्सेसिव चैट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी, बाकी ऑनलाइन से हमारे बहुत स्टूडेंट है जो बहुत होशियार होते हैं और बढ़िया अच्छा रिजल्ट भी ला रहे हैं, कमाल है। तो अपन हर एक को एक ही तरह से एप्पल समझ के तोड़ नहीं सकते ना, कुछ एप्पल अच्छे भी होते हैं है ना, और कुछ एप्पल खचरा भी होते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें, प्लीज डाइवर्टेड मत हो, तो किस किस को आपने से किस किसने स्मॉल सेविंग स्कीम घर पे पढ़ी थी, लघु बचत योजना, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पढ़ी थी? किस किस को एटीसी उसमें मिला था कहीं ना कहीं, कि एटीसी का लाभ मिलता है, एटीसी का नहीं मिलता? थोड़ा मैं आइडिया दे दूं, किसान विकास पत्र पर एटीसी का लाभ नहीं मिलता, एनएससी पर एटीसी का लाभ मिलता है, सही है, एनएससी पर एटीसी का लाभ मिलता है। आप समझो एटीसी क्या कहता है, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ 15 साल का होता है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, पता था आपने, 1.5 लाख मैक्सिमम जमा होता है 1 साल में। ट्यूशन फी, आपके पेरेंट्स में कभी किसी ने कहा होगा कि बेटा वो स्कूल की फीस देना यार, इस बार टैक्स वालों को लगानी है, या कॉलेज की फीस देना, ट्यूशन फी, ऐसे तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन 80 में आते हैं। और सेक्शन 80 कहता है कि 1.5 लाख रुपए तक अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका टैक्स 1.5 लाख पे माफ हो जाएगा। अभी बात चल रही है ग्रॉस इनकम और नेट इनकम की, ध्यान आया क्या आपको? तो ग्रॉस इनकम से -50,000 और 75,000 पुराना और नया स्टैंडर्ड डिडक्शन, बोलो माइनस हो गया। अगेन आओ माइनस एटीसी 1.5 लाख तक, बोलो हो गया दोस्तों। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट है, पुराने टैक्स स्लैब में एटीसी का लाभ है, नए टैक्स स्लैब में एटीसी का लाभ नहीं है, नो प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं है। आगे आओ दोस्तों, यहाँ इसी तरह एक होता है 80D, आपने एक होम लोन ले लो, होम लोन ले लिया, 20 लाख का एग्जांपल है, मोटा मोटी 20,000 की किस्त आई, जोर से बोलो 20,000 की आई, 20,000 में कुछ मूल रकम जा रहा होगा, कुछ ब्याज जा रहा होगा, जल्दी बोलो, साल भर में ब्याज 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 20,000 नहीं 20,000 में ब्याज कितना जा रहा है, मान लो 15,000 17,000 ब्याज 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 टोटल 2 लाख तक का माफ है दोस्तों, टैक्स से माफ हो जाएगा। सरकार ने बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बना रखे हमारे भारत में कि दोस्तों मैंने गरीबी पढ़ाया, उसमें आवास गरीबी का एक सांकेतक है दोस्तों, सबके पास आवास हो और सब लोग होम लोन ले सकें, जिससे आप होम लोन की जो किस्त जा रही है ना, आप दोस्तों 20,000 में मान लो 15,000 दे रहे हो ब्याज और 5,000 जा रहा है मूल रकम, हर महीने कट रहा है, मोटा मोटी पकड़ के चलो, तो भाई साहब आपकी ग्रॉस इनकम से जो तुमने 20,000 दिए उसमें 15,000 तो टैक्स से माइनस हो जाएगा। इतना अच्छा प्रावधान बनाया सो दैट सब लोग लोन लेके घर ले लें और हमारे देश में सबके पास घर होगा, गरीबी का आलम थोड़ा कम होगा। लेकिन दोस्तों गरीब गरीब ही पैदा होता है, गरीबी मर जाता है, क्योंकि उसको ये सब बताने वाला कौन है? अरे बोलो यस, कि आप जो किस्त दोगे उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, और चाहे आप कान ऐसे पकड़ लो उल्टा करके पकड़ लो, बात तो एक ही है कि चाहे आप अभी 20,000 दे दो और 15,000 सरकार आपको हर महीने माइनस करके दे देगी। तो दोस्तों जो भी आप, तो उसमें 2 लाख तक का दोस्तों टैक्स रिडक्शन माफ है, 80D, ऐसी 80G, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो इनको बोलेंगे डिडक्शंस। दोस्तों ध्यान सुनना, आप सारे ग्रॉस इनकम से सारे डिडक्शंस हटा दो तो बन गई नेट इनकम, और हम टैक्स देते हैं नेट इनकम पर, ना कि ग्रॉस इनकम पर। कितनी बात समझ गए? पक्का? अब दोस्तों ओल्ड हो गया, टैक्स रिबेट, एक नया शब्द भी है टैक्स रिबेट, बहुत बढ़िया शब्द है, अगर जैसे समझ लिया तो पूरा मामला ही क्लियर हो गया। अभी आपने जब पिछले साल बजट आया था तो सबको कहते सुना कि 12 लाख तक की इनकम पर सरकार ने टैक्स माफ कर दिया, बोलो यस सुना आपने। लेकिन जी हमारे बेटे दोस्तों इन्हें कुछ भी नहीं पता कि 12 लाख पे कैसे टैक्स माफ हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ये तो हमारे देश का नौजवान भविष्य है, यही तो हम काम कर रहे। तो भाई सबने सुना था कि नहीं कि 12 लाख पे टैक्स माफ, लेकिन ईमानदारी बताइए क्या किसी को आता भी है? कुछ नहीं आता दोस्तों, अब उनसे आएगा आज, बोलो तैयार है क्या? तो दोस्तों आप जरा ध्यान समझना, एक होता है टैक्स रिबेट, देखो मैंने एक वर्ड यूज किया टैक्स डिडक्शन, तो जब भी हम बोले, यही तो है सवाल समझना है, जब भी हम बोले टैक्स डिडक्शन तो टैक्स डिडक्शन जल्दी बोलो किससे होता है? ग्रॉस इनकम से। क्या बात समझे? ग्रॉस इनकम से माइनस कर दो क्या? टैक्स डिडक्शन, बोलो सही है, तो बन जाएगी नेट इनकम, और टैक्स हम किस पे देंगे? वेरी लवली वेरी लवली, टैक्स हम किस पे देंगे? नेट इनकम पर। कोई समस्या? आगे चलो जरा जल्दी जल्दी, थोड़ा तो मैं तो बहुत बह रहा हूं फ्लो में, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं, राइट। एक और टर्म सीखो, टैक्स रिबेट, कल छूट। व्हाट इज टैक्स रिबेट? नेट इनकम के बाद टैक्स स्लैब के अनुसार, ये ओल्ड या नया, कि जो टैक्स रेट लगा और एक अमाउंट आया, दैट इज कॉल्ड टैक्स पेएबल, जो टैक्स को पे करना है। सुन रहे हैं नहीं? है नहीं सुन रहे? नेट इनकम आ गई, उस इनकम के हमने स्लैब में घुसा दिया, कैसे वो भी मैं सिखाऊंगा, राइट। उस पर लगा टैक्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 20 लाख, कितना लिया था? यहाँ पे मैं बताऊंगा ओल्ड स्लैब के अनुसार और यहाँ पे बताऊंगा न्यू स्लैब, दोनों में एक साथ नाप देते हैं, बोलो चलेगा? देखना मेरी इनकम थी 1 साल की कितनी, और न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग भी 20 लाख, ये तो इनकम है ना, दिस इज ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम। दोस्तों ये मेरी ग्रॉस इनकम हुई, सो दिस इज माय ग्रॉस इनकम, दिस इज माय ग्रॉस इनकम। दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर हम ग्रॉस इनकम को आप क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ग्रॉस इनकम से मैंने माइनस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने का है यहाँ? शाबाश, यहाँ कितने का है?
माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कितने का 75,000। वेरी लवली, शाबाश दोस्तों। इसके बाद यहाँ एटीसी के बेनिफिट भी है क्या? यहाँ है, मान लो कोई बंदा जो ये कमाता है 20 लाख, वो 1.5 लाख रुपए एटीसी में भी दे देता है, मान लो दे देता है। इससे ज्यादा देता है तो भी 1.5 लाख तक माफ, कम देता है तो उतने तक माफ, फिर उतने तक ही। कोई 50,000 करता तो 50,000 ही माफ होगा। बोलो हो गया। इसके बाद इसके पास और भी ऑप्शन है एटीडी, होम लोन का मान लो इसने 10,000 करके, है ना, या 12,000 करके इसका ब्याज लगा हर महीने, दोस्तों इसका आ गया मान लो 1.5 लाख। अपन मान लो मैक्सिमम कितनी लिमिट है 2 लाख की। अगर कोई ब्याज 2 लाख से ज्यादा दे देता है होम लोन पर तो 2 लाख तक ही माफ है, कम देता है तो उतना है। तो मान के चलते चलो 1.5 लाख इसने होम लोन का ब्याज दे दिया, बोलो दे दिया, ऐसे मान के चल रहे हैं। फाइनली यहाँ तो इतना ही है बस। नए स्लैब में यही बनाया, इस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अदर डिडक्शन, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें सारे डिडक्शंस मिलेंगे, कोई समस्या? आ जाओ। 1.5 3 और ये कितना आया 3.5, कितना बचा 16.5, 16,50,000। और बताओ ये क्या है? शाबाश, नेट इनकम। सही है। यहाँ नेट इनकम कितनी है 19,25,000, ये यहाँ की नेट इनकम है, नेट इनकम। अब जरा ध्यान से सीखेंगे प्लीज, एवरीवन ऑन द बोर्ड। अब निकालेंगे इसका टैक्स, यही मुझे आपको सिखाना है। टैक्स लगता क्या है? मैंने आपसे अगर कहा कि 16,50,000 है तो मेरा सारा स्टूडेंट जितना ही मुझे सुन रहा है वो कहेगा अच्छा 16,50,000, पहले तो ये नहीं जानता था, पहले तो लगता था 20 लाख पे टैक्स ठोक दो, बोलो ये लगता था। लेकिन आज ये तो समझ में आ गया टैक्स लगता है नेट इनकम पर, और देन नेट इनकम निकलती है आफ्टर डिडक्शंस को माइनस करके। इतनी बात मैंने सिखा दी, अब एक चीज और सीख लो। चलो फाइनली हमारा 16.5 लाख आ गया, तो अब आप ढूंढोगे यहाँ 10 लाख से ऊपर 30%। अब तुम कहोगे गुरुजी 16,50,000 पे 30% ठोक दो, जो बचेगा मुझे आएगा वही टैक्स पे करना है। सारे लोग बताओ ईमानदारी से यही सोच रहे हैं? नहीं यही सोच रहे हैं? ऐसे तो ना लगता है यार इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे लगता है आओ सिखाते हैं। फाइनली जीरो से लेकर, और ये अप्रैल से शुरू होती है इनकम, याद रखना, जनवरी से नहीं, कहां से? अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष की इनकम काउंट होती है। सही है। आपका आया 16.5 लाख, ये आया। अब सरकार ने जो स्लैब बनाया आप उस स्लैब के अनुसार टैक्स देते हैं, अर्थात सरकार ने कहा शुरू के जो 2.5 लाख हैं इस पर देना है निल। लुक एट दिस, निल। सरकार ने कहा 2.5 से जो 5 लाख हैं, लोगों को बोलो नहीं मुझे, जितना बोलूं उतना, 2.5 से 5 लाख कितने लाख आया? 2.5 लाख। इसका कितने परसेंट? 5%, तो इसका 5% दे दो, आ गया 12,500। कोई दिक्कत? 5 से लेकर 10 लाख कितना आया? 5 लाख, इसका 20%, वो देखो 5 से 10 लाख 20%। दोस्तों इसका हमने दिया 20%, कितना आया? 1 लाख। 5 लाख का 20%, 5 दूनी 10, 1 लाख। अरे बोलो यस, इतनी गलत खत्म है क्या तुम्हारी? और दोस्तों 10 लाख से 16,50,000 तो कितना आया? गधे 16.5 लाख, 6.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख। बिल्कुल खत्म कहानी है क्या भाई तुम्हारी? 10 से 16.5 लाख कितना आ गया? 6.5 लाख। और इसका कितने परसेंट? 30% कह रहे थे तुम लोग, 30% जल्दी निकाल लो कितना? 36 18, 1,80,000, 5 15, 1,95,000। बेटा गलत मेरी बहुत तेज है, कॉमर्स का स्टूडेंट हूं मैं, पैसों में ऐसे खेलते रहते हैं हम लोग। दोस्तों 1,95,000 टोटल आ गया, 1,95,000, 2,95,000 और 95 लाइक 95 और 12, जल्दी निकालो जल्दी से। इन तीनों को जोड़ो आपस में, जल्दी जोड़ो। 2,90,000, 2 लाख यहाँ हो गए, 2 लाख। बोलो यस, कितना आया? 2 लाख। रुको, इसको इसको और इसको जोड़ दो, कितना आया? रुपीज 3,07,500। सही है। ये हमें देना होगा टैक्स, ये निकल आया टैक्स। बोलो जय हो, दिखा दिया। सही है। यहां जाओ, यहां जाओ, नए टैक्स स्लैब में चलो, अप्रैल से मार्च। कोई दिक्कत? 0 से 19.25 लाख तक, शुरू के 4 लाख तक निल है, 4 से 8 लाख, 4 लाख का 5% 20,000। कोई दिक्कत? दोस्तों देन 8 से 12 लाख, देन कितने? 4 लाख का 10% 40,000। कोई दिक्कत? देन 12 से 16 लाख, कितने? 4 लाख का 20% कितना? 80,000। कोई दिक्कत? दोस्तों 16 से 20 लाख, नहीं अब तो यही हो गया ना, 16 से 19 कितना हो गया? 3,25,000 का कितने? 25%, 25 3 75, जल्दी निकालो, 25 25 25 जल्दी निकालो, कितना आया? यू कैन यूज द मोबाइल एज वेल। दोस्तों 3,25,000 का 25%, ओहो 5 10, ओहो ओहो, रुको रुको रुको, थैंक यू यार, थैंक यू, रुको रुको, यहाँ कितना होगा? थोड़ा भावना में गया, 15,000, तो ये आएगा 60,000। सही है। और यहाँ आएगा 20,000, 20%। सही है कि नहीं? चलो तो इसका निकालो जल्दी। 6 लाख तो एक आ गया, नहीं 3 लाख का 60,000 एक आ गया, और 25 दूनी 50, 65,000 आ गया। दोस्तों 65,000। अब दोस्तों आप इसे इसे नो इसे इसे और इसे जोड़ दो, 40 60, 1 लाख, 1,85,000 कितना आ गया? 1,85,000। ये लो दोस्तों, नए टैक्स स्लैब के अनुसार आपको इतना टैक्स देना है 20 लाख की इनकम पर, सिर्फ 1,85,000। पुराने टैक्स के हिसाब से आपको ये देना है। सही निकला था कि नहीं निकला था? ये 6 लाख का 36 18, सही था ना ये? चलो तो ये हमारा टैक्स स्लैब, और ऐसे टैक्स पे करते हैं। ईमानदारी से बताओ सीख गए या नहीं? सीख गए? चलो यहां तक पहुंच गए। अब चलते हैं थोड़ा आगे, चलते हैं थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे बात करेंगे क्या? थोड़ा आगे बात करेंगे टैक्स रिबेट। एक शब्द चल रहा था हमारा, टैक्स रिबेट, कर छूट। ध्यान से सुनना मुझे, ऑनलाइन फोकस करिए। टैक्स रिबेट, जो टैक्स रिबेट है ये क्या होता है? सुनो यार मुझे चुपचाप। टैक्स रिबेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट सरकार डिसाइड करती है, ये आता है आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 87A के अंतर्गत, 87A। जैसे अगर हम पुराने टैक्स के हिसाब से जा रहे हैं तो टैक्स रिबेट है 12,500 का, और नए टैक्स के हिसाब से जा रहे हैं तो टैक्स रिबेट है 60,000 का। इसका मतलब मैं एक लाइन बोलूंगा बस, प्यारी सी लाइन है, उसी में मीनिंग छुपी है बस। इसका मतलब है यदि आपका टैक्स पेएबल जो यहाँ 3,7 आया, 3,07,500 का 1,85,500, अगर आपका टैक्स पेएबल जो टैक्स देना है ये इतने रुपए तक का है, पुराने में 12,500 का और नए में 60,000 का, तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसे हम लोग कहेंगे टैक्स रिबेट। नहीं समझ पाए? तुमने सुना नहीं ना ध्यान से? मैंने साफ साफ फिर से रिपीट करूंगा। मैं चाहता हूं बिना एग्जांपल के तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल हो जाए। एग्जांपल देगा तो बड़ा भी समझा दे, लेकिन दोस्तों बिना एग्जांपल के समझाना चाहता हूं पहले, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। फिर से, जो आपको जिस अमाउंट का टैक्स देना है, अगर वो अमाउंट पुराने टैक्स में 12,500 हो और
नए में 60,000 हो तो आपका कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स कर से टैक्स माफ है, दिस कॉल्ड कर छूट है, टैक्स रिबेट। नहीं समझ पाए हैं? नहीं, अब अपन समझाएगा। मान लो आपकी इनकम है साल की 5.5 लाख, पुराने के हिसाब से ओरल करेंगे, ओरल काम ओरल। आपकी इनकम है कितनी? 5.5 लाख। बोलो समझ से कोई? 5.5 लाख में आप 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट माइनस कर दो, आप लोगों ने कर दिया 50,000, कितना बचा? ओरली निकालो आप। और हम मान के चल रहे हैं कि अपने एटीसी पेटीसी कुछ नहीं है अपना, 5.5 लाख यार, क्या ही वो इन्वेस्ट करेगा 5.5 लाख कमाने वाला बंदा? 5 लाख आ गया, 5 लाख तक स्लैब बनाओ, 2.5 लाख तक नील, और 2.5 से 5 लाख, 5%, 2.5 लाख का 12,500, 12,500, 12,500, 5.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आदमी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टैक्स रिबेट। दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? मैंने कहा एग्जांपल तो मैं ऐसी दिमाग में इंस्टॉल कर दूंगा, पहले आपको समझना चाहिए। बोलो दोस्तों, नए टैक्स में आ जाओ। तुमने पढ़ा है कि सुना भी है न्यूज़ चैनल वालों को दोस्तों कि 12 लाख पे मोदी सरकार ने टैक्स माफ कर दिया, अब किसी बंदे की इनकम 1 लाख रुपए महीना, उसको कोई टैक्स नहीं देना। अपन बोलता है 12 नहीं, 12,75,000। दोस्तों अगर किसी बंदे की टोटल इनकम कितनी है? 12,75,000, तो वर्तमान नए कर टैक्स स्लैब के अगर वो ऑप्ट करता है तो उसका कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे? लो जी ओरली बताते हैं। 12,75,000 मैंने एक साल की कमाई, नए टैक्स स्लैब को ऑप्ट किया, 75,000 फ्लैट माइनस, कितना बचा? 12। सही है, आओ कैलकुलेट करते हैं ओरली। अब 12 में 4 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं। 4 से 8, 4 लाख का 5% आया था हमारा 20,000। बोलो यस। अब दोस्तों 8 से 12 कितना आया? 10%, 4 लाख का 10%, 40,000, तो 40 और 20 आया 60, और 60 लाख हजार का मिला टैक्स रिबेट। बोलो जय हो। दिस इज द पॉइंट जहां पे आप सीख गए कि 12 लाख नहीं, 12,75 तक पर कोई टैक्स नहीं है। बोलो आज तक किसी को सिखा दोगे? बोलो भरत बाबा की जय। बोलो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पक्का आया? अरे बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट है यार। अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं बताया जाए, अब तो तुम्हें ऐसा समझ में आ गया कि तुम बिलबलाओगे कोई और तुमसे पढ़ ले। अरे बोलो जरा कि कहीं चर्चा भी होगी तुम्हारे घुस के बोलोगे बीच में। दोस्तों ये पढ़ाई का मजा है, पढ़ाई का मजा है, तुम्हारा दिमाग एकदम शार्प हो जाए। बोलो जी सर। तब दोस्तों तुम्हें लगता भी होगा यार ऐसा टीचर ही मिलना चाहिए हमें। दोस्तों क्या दुआओं में भी याद रखते हो कि नहीं रखते हो? तो जब मंदिर जाएगा तो हमारे दोनों बच्चों के लिए भी दुआएं मांग लिया करो। बोलो जी सर। नहीं समझेगा? और हम तुम सब लोगों को अपने आशीर्वाद में याद रखेंगे दोस्तों। बोलो जी सही है कि नहीं? गिव एंड टेक का रिलेशन होना चाहिए, कुछ तो हमें दो, कुछ हम तुम्हें दें। कौन सही है कि नहीं? क्या इतनी बातें सब समझ गए? अब आपके दिमाग में एक सवाल फंसा हुआ है, कई समय से मैं देख रहा हूं, और वो ये कि सर तो हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, कि हम नए के हिसाब से नहीं या पुराने? तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों, नो बकवास। अगर कोई स्मार्ट बंदा है मेरी तरह, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अलग अलग जगहों पर, तो वो हमेशा पुराने को चूज करे। और कोई तुम्हारे जैसा लगा है जिसको जानते नहीं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बस पैसे कमाता खर्च करता, वो दोस्तों नए को स्लैब को चुन ले, क्योंकि इसमें कोई डिडक्शन, कोई इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए। बोलो जी यस। दिस इज कॉल्ड ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब, और टैक्स की सारी बातें रुको दोस्तों, ये सब तो हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनमें से कई सारी चीजें आप सीख गए। टैक्स रिबेट देखना, टैक्स रिबेट, डिडक्शंस, टैक्स रिबेट और टैक्स रिजाइन बस स्लैब, ये सब टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन। तुम जानते हो अवॉइडेंस का मतलब एक लाइन में बताएंगे, कर अपवंचन, एक लाइन में जिसको सुनना है वो सुन लेगा। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है अगर आप कानूनी तरीके का उपयोग करो और इनकम को टैक्स से बचा लो, जैसे आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी, डिडक्शंस का यूज किया, दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। कर अपवंचन, कर चोरी, ये तो अपने आप ही लिखा है कि दोस्तों अगर आप अपनी इनकम को टैक्स से बचाओ, जैसे मैं केजीएस से जब जाऊं तो ये लोग मुझे लिफाफे में पैसा दे दें। तो मैं कई सारी कोचिंग में 2022 से पहले करता था कि जैसे कहीं गया, उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने कहा 25 दिन में इकोनॉमी करानी, मैंने कहा डन, डील हुई दोस्तों, फोन पर इतने लाख लूंगा, उन्होंने कहा ओके। तो मैं गया, वहां से जब आया तो उन्होंने लिफाफा लिया, मुझे पकड़ा दिया, बैग में डाल दिया दोस्तों, मैं चला आया। अब जो मैंने लिफाफे में जो कैश मिला मुझे, क्या मैं तुम्हें इतना शरीफ दिख रहा कि मैं बैंक में डालूंगा और सरकार से कहूं सरकार मेरी इनकम में टैक्स ले लो मुझसे? क्या ऐसा मैं कभी करूंगा? दोस्तों जब मेरी ब्लैक मनी होती थी तो मैं मनी को टैक्स से बचाता था, दिस इज कॉल्ड टैक्स एवेजन। ये लोग पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में डालते हैं दोस्तों, उस पर मैं कोई टैक्स नहीं बचा सकता, मैं डिडक्शंस यूज कर सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड द टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। क्या समझ गए? टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एक लाइन में बताऊंगा। जैसे मुझे यहां से मान लो 1 लाख रुपए महीना मिलता है, एग्जांपल है, तो ये लोग क्या करते हैं 1 लाख का 10% दोस्तों काट देते हैं और 10,000 रुपए ऑलरेडी जमा कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बोलो जी यस। और मुझे 90,000 हर महीने दे देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टीडीएस, मतलब आपकी इनकम जो है, देखना फुल फॉर्म, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। फिर से टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो सारे लोग माय सोर्स ऑफ इनकम इज केजीएस, तो जिस सोर्स से इनकम मिले उस सोर्स के द्वारा ही टैक्स को काट दिया जाए, इज कॉल्ड टीडीएस। टीडीएस का यूज बताएं कितना कर रहा है? पहले आईटीआर सुन लो। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, इसका मतलब कुछ नहीं है, साल के एंड में सरकार को जब अपनी सारी इनकम डिडक्शंस खर्चे का ब्यौरा दें और अपना इनकम टैक्स फाइल करें, तो इनकम टैक्स पे करें या भाई फाइल करें, उसी को बोलते हैं आईटीआर। सही है ना? ध्यान सुना दोस्तों, टीडीएस का यूज बताते हैं कितना बढ़िया यूज। आप कहोगे वाह गुरुजी क्या कांसेप्ट है टीडीएस। अब आप समझना दोस्तों, नए टैक्स स्लैब में हम ठीक नहीं, पुराने में चल लेते हैं, नए में चल लो कहीं भी। अब ऐसा इस बंदे को 20 लाख रुपए महीना साल का मिला है, इसका मतलब मोटा मोटा देखें तो कितना आ रहा है? 1.5 लाख लगभग महीने का, 1.5 लाख लगभग। अरे जितना भी हो लगभग है, मैंने 1.5 लाख नहीं सर 1 लाख। अरे लगभग यार। अब सुनना, इस बंदे ने 1.5 लाख रुपए महीना कमाया और साल के एंड में इस बंदे ने भी 1.5 लाख कमाया। हाँ, और साल के एंड में हमने कितने डिडक्शंस भी तो माइनस किए इसके। अब मान के चलो होम लोन भी है, एटीसी में इन्वेस्ट किया, अधिकांश गधे तो करते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप समझना, भाई साहब साल के एंड में अपनी बीवी से, जैसे मैंने पैसा कमाया, बीवी को देता गया, फिर कमाया, देता गया, फिर कमाया, देता गया, और साल में मैं बीवी से कहूं एक काम करो 3,60,500 रुपए दो, मुझे टैक्स देना है, तो बीवी तो घबरा जाएगी दोस्तों। नहीं समझ पाए हमारी बात? नहीं समझ पाए? या दोस्तों यहाँ पर मैं कमाता गया, देता गया, खर्च करता गया, खर्च करता गया, खर्चा गया, और लास्ट में मुझे देखना लगभग 1 महीने से ज्यादा की सैलरी या तो 2 महीने की सैलरी लगभग टैक्स में घुस गई। मामला समझ आया? अब बताओ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या टैक्स पे करने से बचेंगे? कहेंगे कल लो जो करना हो, हम नहीं दे रहे, हमारी बीवी मना कर रही पैसा देने को। बोल दिया तो अब क्या होगा दोस्तों? अब लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो सरकार ने एक बहुत सॉर्टेड तरीका बनाया। सरकार ने कहा भाई साहब आप पे इतना बर्डन हम आने नहीं देंगे। आप मेरी बात तो सुनो। सरकार ने कहा, मैंने कहा बताओ। सरकार ने कहा देखो भाई साहब भरत जी एक काम करिए, मैंने कहा बताइए। तो सरकार ने कहा जब आपको इनकम मिलती है, जिस सोर्स से मिलती है, आप उस सोर्स पे 10% टैक्स दे दो पहले। अब दोस्तों भाई साहब मैं भी खुश, मेरी बीवी भी खुश। वो कैसे? मुझे यहाँ से मिले 1.5 लाख, एग्जाम्पल 20 लाख का भी आएगा, तो 1.5 लाख दोस्तों केजीएस ने 10% 15,000 काट दिया, टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जमा कर दिया मेरे पेन नंबर पर। दिस इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बोलो यस। अब ध्यान समझना, 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 पूरे 12 महीने साल भर कटे, राइट? अब बताओ 15,000 इंटू 12 करो जल्दी से कितना है? 1 लाख, 1,80,000 आया। इसमें आते हैं, इसमें ज्यादा समझ में जाएगा। 1,80,000 आया, यहाँ मान के चलते हैं ये अमाउंट आ रहा है 1.5 लाख, मान के चलो थोड़ा, मेरी तरफ से मान लो ऐसे ही 1.5 लाख आ रहा है। बोलो यस। दोस्तों हम 80,000 रुपए, 1,80,000
तो सरकार को ऑलरेडी दे चुके, और देना था मान लो 1.5 लाख, मान लो यार 1.5 लाख देना था, 1,80,000 तो ऑलरेडी दे चुके। अब मैं साल के एंड में फाइल करूंगा, मैंने मेरा सीए फाइल करेगा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। अब वो सरकार को बताएगा देखो इतनी इनकम, इतना आईटीआर, इतना टीडीएस, इतना ये एडीसी एडीडी फलाना दिमागा, ये कहेगा टोटल टैक्स हमारे बंदे को देना था 1.5 लाख, आपके पास ऑलरेडी आ चुका 1,80,000। अब तुम आईटीआर के माध्यम से एक काम करो, 30,000 हमारे क्लाइंट को वापस दो और उस पर ब्याज भी दो। दोस्तों पैसा एडवांस में जा रहा था ना, तो उस पर ब्याज भी आएगा। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, दिस इज कॉल्ड आईटीआर। बोलो दोस्तों, बताओ समझिए क्या, दिस इज कॉल्ड आईटीआर। अब देखो दो शब्द और फंसे पड़े हैं लटके हुए लास्ट में, सेस और सरचार्ज। क्या करें दोस्तों, सोच के तो आते हैं कि ये पढ़ाएंगे ये नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारे काम, लेकिन यहाँ घुसते ही दोस्तों पूरा फैल जाते हैं हम दोस्तों, राइट। तो अगर हम बात करें सेस और सरचार्ज, लेकिन पूरा तब भी नहीं पढ़ाते दोस्तों, जितना जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाते। पूरे में तो तुम्हारा दिमाग से खून की धारे निकलने लगेंगे, कान वान एकदम सूज जाएंगे तुम्हारे, पूरा पढ़ा देंगे, पूरा नहीं पढ़ाना दोस्तों, सिर्फ उतना जितना तुम्हारे काम का है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। बोलो जी से आ जाओ, लास्ट के शब्द हैं सेस और सरचार्ज। अगले 3 मिनट में आप दोनों शब्दों को सुनोगे। आईटीआर पे कितना मिलेगा, मिलेगा कि देंगे, ब्याज कितना मिलेगा वो सरकार तय करेगी, उसका मुझे आइडिया नहीं है कि ब्याज कितना देती है। 6-7% देती होगी, 5-6%। तो मैं क्या मतलब कितना, मैंने आज तक नहीं सोचा कितना मिलेगा ब्याज, एक उठ बना इसके हर सवाल एकदम बकवास होते हैं। देखो मैं इतने 2011 से मैं अपना आईटीआर भर रहा, और दोस्तों मैंने 14 साल में ये नहीं सोचा कि सरकार ने ब्याज कितना दिया मुझे, बस ये देखता हूं कि इतना था, इतना आना था, इतना रुपए आ गया, इसमें तो बाकी का ब्याज आया। जैसे पिछले साल मेरा मामला डिस्प्यूट हो गया थोड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, मेरे सीए ने थोड़ा ज्यादा लालच कर लिया, और दोस्तों जितना टैक्स देना चाहिए उतना नहीं दिया, और उसने सरकार से टीडीएस आईटीआर के माध्यम से ज्यादा मंगवा लिया। अब दोस्तों सरकार वैसे तो 10-15 जैसे हम आज भरेंगे, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की, कितनी होती है 31 जुलाई, दोस्तों हमें 15-20 दिन के अंदर आ जाता है जितना भी एक्स्ट्रा हमने दे रखा है। बोलो जी विद ब्याज। लेकिन पिछले साल हमारा पैसा आया लगभग जनवरी या फरवरी में, अभी आया था नो, अभी जनवरी फरवरी नहीं, अक्टूबर या नवंबर में आया था पैसा, नहीं सितंबर अक्टूबर ऐसे कुछ पैसा आया था पिछले साल का 23-24 का पैसा। बोलो जी यस, तो लगभग 1 साल बाद आया, तो हमें बढ़िया ब्याज मिला उस पर, तब भी हमने नहीं सोचा कितने परसेंट मिला, जी कितने परसेंट, मतलब ऐसे लोग सिर्फ परसेंट के चक्कर में ही रहते हैं, राइट। अगर मैं एक हमारा बंदा है सोनू नाम है उसका, तो वो एक दिन कह रहा है कि भाई साहब बोलता है मुझे, कहता भाई साहब मैं ज्यादा पैसे आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, तो मुझे ज्यादा टैक्स देना होगा, और भाई साहब बताओ कैसे करें, इतना पैसा नहीं। तो मैंने कहा ये क्यों सोचता है कि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, हमेशा ये सोचो ना इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अरे बोलो ऐसा ना, तो उल्टा सोचते हैं ना हमारे लोग, तो ब्याज कितना मिलता होगा, क्या ही करना, 5-6% मिलता होगा, लेकिन मिलता है कुछ, बस ये बात है, इट इज नॉट रेलेवेंट, इसलिए आज तक हम नहीं पता नहीं आज हम पढ़ते हैं कितना मिलता है ना। देखो दोस्तों, तो अगर हम बात करें चलो खैर सेस और सरचार्ज की कहानी और सुन लो, आनंद आ जाएगा। व्हाट इज सेस और व्हाट इज सरचार्ज, सोच के तो आए थे कि जीएसटी और फाइनेंस कमीशन दोनों पढ़ा देंगे, लेकिन पहुंच भी नहीं पाए दोस्तों। और सरचार्ज सोच के तो आए थे कि जीएसटी और फाइनेंस कमीशन दोनों पढ़ा देंगे, लेकिन पहुंच भी नहीं पाए दोस्तों वहां तक, राइट। और मैंने लगवा लिया इनसे। तो अगर मैं बात करूं सेस और सरचार्ज को ध्यान से सुनना, सेस और सरचार्ज दोनों की मीनिंग एक ही है, दोनों की मीनिंग एक ही है, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर। सेस और सरचार्ज दोनों की मीनिंग एक ही है, कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर, सही है, दैट इज कॉल्ड सेस और सरचार्ज। लेकिन अंतर अपन बताएगा दोस्तों, सेस हर व्यक्ति पे करेगा, सरचार्ज एक लिमिट से ऊपर जब इनकम पहुंच जाएगी सिर्फ वो लोग पे करेंगे। दूसरा पॉइंट, सेस हमेशा किसी विशेष नाम से लगता है, जैसे आपको लग रहा था कि 3,7,500 और यहाँ 1,85 टैक्स देना है, लेकिन नहीं, इसमें भी अभी खेल है। और खेल क्या है, इसके ऊपर हमारी सरकार एक और अमाउंट लेती है, प्लस इसके ऊपर एक और अमाउंट लेती है, एंड दिस इज कॉल्ड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दोस्तों प्लीज फोकस, इस समय 4% का स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस लागू होता है इनकम टैक्स के ऊपर, अर्थात 3,07,500 या 1,85 इसका 4% और निकालो, जो अमाउंट आएगा वो इसमें जोड़ दो, जो टोटल अमाउंट बनेगा वो बंदे को देना है टैक्स में। बोलो समझ में आ गया। तो क्या सेस अब फिर से बताओ हर व्यक्ति देगा, नहीं सेस हर व्यक्ति देगा, क्योंकि जिसको इनकम टैक्स देना है वो सेस भी देगा, लेकिन मैंने कहा जो सरचार्ज है वो एक लिमिट के बाद। रुको एक दूसरा पॉइंट था, सेस विशेष नाम से लगता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पहले सर्विस टैक्स पे लगता था, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, अरे बोलो तो सेस हमेशा नाम से लगते हैं, और इसके पीछे का पर्पस भी है कि सरकार ने कहा कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से 4% से जो पैसा आएगा वो हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करेंगे, इसलिए सेस लगाते हैं। बोलो समझ में, कुछ अतिरिक्त इनकम के लिए ना। लेकिन सरचार्ज की कहानी ध्यान सुनना, अगर हमारे इंडिया में किसी की इनकम वर्तमान में 50 लाख से 1 करोड़ है तो उसे 10% सरचार्ज देना होगा, और अगर दोस्तों उसकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% का सरचार्ज है, और 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% का सरचार्ज है। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सरचार्ज और सेस की कहानी। लोग समझ में, मतलब सरचार्ज पे कौन दे रहा है, जिसकी इनकम वार्षिक इनकम साल की 50 लाख से ऊपर है। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि सेस हर कोई देता है, सरचार्ज एक लिमिट के बाद। आई होप यू गॉट द पॉइंट दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सेस और सरचार्ज। क्या बात समझ गए, तो एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। नाउ वो सेस भी देगा, सेस तो हर कोई देगा, फिर उसके ऊपर जो लगेगा वो देगा, राइट ना। सो दिस इज कॉल्ड सेस और सरचार्ज की कहानी। बोलो जी क्लियर। लेकिन 4% लगाने के बाद सरचार्ज नहीं लगेगा, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, दोनों अमाउंट को अलग-अलग जोड़ेंगे तब टोटल इनकम आएगी। आई थिंक सॉर्टेड। मतलब जैसे ये आ रहा था किसी व्यक्ति का ये 3,07,500, तो इसके ऊपर सेस लग गया 4% का अलग, इसी के ऊपर लगेगा सरचार्ज, दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे, तीसरा अमाउंट ये टोटल अमाउंट पे करेगा वो। दिस इज कॉल्ड सेस और सरचार्ज। बोलो कहानी समझ में आ गई। सरचार्ज को हिंदी में बोलते हैं अधिभार और सेस को बोलते हैं उपकर। चलो बहुत टाइम लगा दिया मैंने इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स समझ में आ गया। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, अब मैं एक लाइन में सारे टैक्स बताऊंगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कंपनीज अपने प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स देती हैं उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट है निगम कर, समझ में आ गया। बस इतना ही सीखना है, पेपर में तो क्या आएगा, मान लो ये आएगा कि निगम कर किस पर लगता है, तो आपको कंपनियों के लाभ पर हो गया। नाउ कैपिटल गेन टैक्स, ध्यान सुनना, कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है कि आप देखो कैपिटल वर्ड का यूज हम कब करते हैं, तो हम कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के केस में, हमेशा याद रखना। क्या आवाज बताते हैं, एक शब्द होता है मनी और एक शब्द होता है कैपिटल, बोथ आर डिफरेंट।
कल बताएंगे, आज नहीं। मैं अभी के लिए इतना है कि कैपिटल जब भी बढ़े, कैपिटल आपको तो मैं बताया था उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी। तो पूंजी का मतलब है उत्पादक निवेश करेगा, उससे उत्पादन होगा। बोलो यस। तो अगर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तीन जगह मेन है, या तो वो स्टॉक्स शेयर्स पे करेगा, या वो गोल्ड पे करेगा, या लैंड पे करेगा, या गोल्ड पे करेगा। स्टॉक्स, लैंड, गोल्ड। बोलो यस। मान लो स्टॉक्स का एग्जांपल लो, या लैंड का लो, या गोल्ड का लो। दोस्तों आपने क्या करा, आपने 2 लाख रुपए की जमीन खरीदी और बाद में उसको कुछ समय बाद बेच दी और बिक गई 2.5 लाख की। तो आपने कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था, 2 लाख, और रिटर्न कितना मिला, 2.5 लाख। तो आपको फायदा कितने का हुआ, कैपिटल गेन। और उस 50,000 पे दोगे टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। बोलो क्लियर। ये दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। राइट, ज्यादा चल रहा है तो जाके घर पे थोड़ा और पढ़ लेना, कैपिटल गेन टैक्स हमारी तरफ से नहीं काफी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दोस्तों और हमारी तरफ से पढ़ना है तो मैं और पढ़ा सकता हूं। SLG एक फॉर्मूला याद रखो, SLG मेरा तरीका है, स्टॉक्स, लैंड, गोल्ड। सरकार कहती है, मैंने कहा कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सरकार कहती है अगर आपने SLG 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये मैंने सिस्टम बनाया कि स्टॉक्स में अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीदे, शेयर्स, और आपने 1 साल के अंदर बेच दिए और फायदा हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 1 साल के बाद शेयर्स बेचे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। समझ में आ गया। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, SLG हो गया क्या। लैंड के केस में अगर आप कोई जमीन खरीदो और 2 साल के अंदर बेच दो और गेन हो जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 2 साल बाद जमीन बेचो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। SLG 3 साल, 1 2 3, आप समझ गए दोस्तों। गोल्ड के केस में शॉर्ट टर्म 3 साल के अंदर और लॉन्ग टर्म 3 साल के बाद। दोस्तों दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट लिखा दोस्तों वेल्थ टैक्स। कुछ नहीं होता, 2016 में भारत में खत्म हो गया, अब होता ही नहीं है। आपका घर, गाड़ी, सोना, चांदी, धन, दौलत, जमीन है, सबकी टोटल वैल्यू जोड़ दो, उसे बोलते हैं आपकी वेल्थ। एवरीवन क्या बोलते हैं, वेल्थ। उस पर देते थे हम टैक्स, लेकिन 2016 में सरकार ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है गिफ्ट टैक्स, ये भी समाप्त हो गया, अब नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो दोस्तों उस पर लगता था टैक्स, ब्लड रिलेशन को छोड़कर, ब्लड रिलेशन को छोड़कर। तो अब नहीं लगता, लेकिन अब ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट दोस्तों फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। इतना बिल्कुल काम करनी तब भी हम बता रहे हैं। कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कंपनी है तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक घर देती है, गाड़ी देती है, दोस्तों मोबाइल फोन, लैपटॉप देती है। तो इसी को हम बोलते हैं सैलरी के अलावा जो कंपनियां और सुविधाओं पर कर्मचारियों को जो पैसा खर्च करें, उन्हीं को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में फ्रिंज बेनिफिट। क्या बोलते हैं, सही है। उस पर कंपनियों के ऊपर सरकार लगाती थी क्या, टैक्स, तो बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये भी खत्म हो गया दोस्तों। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये लागू होता है, 0.1% है बस भारत में। एक लाइन में बताएंगे, आप जब भी शेयर्स को या बॉन्ड्स को खरीदोगे या बेचोगे, खरीदने पर भी और बेचने पर भी भारत सरकार एक STT लेती है, शॉर्ट में बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आप समझ गए, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स और बॉन्ड्स, ट्रांजैक्शन खरीदना बेचना, उस पर टैक्स, सॉर्टेड है, दिस इज कॉल्ड STT। बोलो समझ गए। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड आपको मैंने बताया शेयर्स पे लगता है, जो शेयर होता है, जैसे कंपनी के प्रॉफिट को हिंदी में लाभांश, जब कंपनी को लाभ होता है उसका अंश हर शेयर होल्डर को बराबर देती है, उसी बोलते हैं लाभांश। जैसा नहीं पता फिर से, जब कंपनी को होगा लाभ तो कंपनी सभी शेयर धारकों को एक अमाउंट देगी लाभ का, उसी को बोलेंगे लाभ का अंश। बोलो यस। तो जब कंपनी लाभांश देती है उसके ऊपर लगता है कर, तो बोलते हैं लाभांश वितरण कर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोस्तों एक लाइन में, ये उत्पादन के ऊपर लगती है। देखो उसका मुंह कितना गंदा बन रहा है टोपे वाले का। मैंने कहा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये जो पिलर के पास बैठा है, तो सीधा चले कितने बजे, अब तो निकल गया टाइम, यहीं पर होगा ना, है तो मैं 4:30 बजे मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे तुम, और तुम्हें उतना ही टाइम मिलेगा पूरा। फिलहाल मुझे तो पालन दो थोड़ा सा यार, इतना गंदा मुंह बनाया कि मेरा मन हुआ ऐसी मार कर चला जाओगे। मैंने कहा उसे लगा होगा, पहले सोच रहा हूं चलो कम से कम इतना खत्म करके कर लेगा, फिर मैंने कहा आराम बात करेंगे, क्या ऐसे बिल्कुल लगा कि आप तो झेल ही नहीं सकते इस आदमी को। बस 5 मिनट। सेंट्रल एक्साइज रोको, रोको, यहां लिखा है वर्ड सेंट्रल, यहां लिखा है वर्ड स्टेट, बाकी दोनों जगह लिखा है एक्साइज ड्यूटी। तो पहले मैं बताऊंगा एक्साइज ड्यूटी, फिर सेंट्रल और स्टेट में बांट दूंगा। बोलो क्लियर भाई, हिंदी में पढ़ लो। उत्पादन शुल्क हो गया, जब आप उत्पादन करते हो उसके ऊपर टैक्स लगाती है सरकार, दैट इज उत्पादन शुल्क। लगाती कहती है वो अपन बताएगा। मान लो मैंने एक ग्लास बना दिए, मेरे ग्लास कंपनी के गेट से बाहर निकले, वहीं खड़ा था एक्साइज इंस्पेक्टर, उसने कहा रोको रोको, मैंने कहा ओके, उसने कहा कितने ग्लास हैं काउंट कराओ, मैंने कहा 10,000, वो कहेगा इतनी एक्साइज ड्यूटी, मैं कहूंगा 50,000, वो कहेगा इतनी, मैं कहूंगा 2 लाख ग्लास है, वो कहेगा इतनी। अब आप याद करो, आज ही शुरुआत में बताया ड्यूटी, वस्तुओं की मात्रा। बोलो समझ में आया, गॉट द पॉइंट। बोलो यस। दोस्तों एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क किस पे लगता है, नंबर ऑफ आइटम्स, या वेट किसी का तो उस पे लग जाएगा, समझ गए ना। अब दोस्तों ये सेंट्रल और स्टेट का मतलब क्या है, एक लाइन में सॉर्टेड है। आप जितनी भी चीजें क्लासरूम में देख रहे हो, क्लासरूम के बाहर देख रहे हो, सारी चीजों के उत्पादन पर केंद्र सरकार कर लगाती है, 5 चीजों को छोड़कर, एल्कोहल, नार्कोटिक्स, टॉयलेटरीज, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, इन 5 को छोड़ दो। एल्कोहल, शराब, दारू सब जानते हैं, है ना, मौका मिलने पर खींच भी जाते होंगे। नंबर 2 है नार्कोटिक्स, हैश, हेम्प, ओपियम, चरस, गांजा, अफीम, 2-4 लोग फूकते भी होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है टॉयलेटरीज, टॉयलेट के जो क्लीनिंग आइटम्स है। नेक्स्ट है तेजाब तेजाब हाथ पे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, आप जानते हैं दोस्तों, पेट्रोल डीजल। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल दवाइयां। ध्यान सुनना, इन 5 वस्तुओं के उत्पादन के ऊपर टैक्स लगाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है दोस्तों। इनके उत्पादन के ऊपर जो टैक्स लगेगा, तभी तो शराब के प्राइस स्टेट टू स्टेट अलग अलग होते हैं। बोलो जी यस, बड़ा अनुभव है तुम लोगों को। दोस्तों नंबर 2 अगर हम बात करें, तभी तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस स्टेट टू स्टेट अलग होते हैं, तो उनके उत्पादन पर टैक्स कौन लेता है, स्टेट। बाकी सारी चीजों के उत्पादन के ऊपर टैक्स कौन लेता है, सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बोलो समझ गए। दोस्तों जब आप किसी वस्तु को एक देश की सीमा पार करते हैं एक्सपोर्ट, और अंदर लाते हैं तो इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है दैट इज सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। सेवा कर दोस्तों, जब आप रेस्टोरेंट में गए या जीएसटी से पहले हमारे केजीएस में आते, तो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, सेवाएं, उस पर हम टैक्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेवा कर। केंद्र बिक्री कर थोड़ा सुनने वाला है, इसको नहीं सुनेंगे तो जीएसटी का एक हिस्सा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा और एनर्जी दो मुझे। तुम्हें तो यार सिर्फ सुनना ही है, तो मुझे सोचो, मैं तो सवेरे से बोल रहा हूं भाई, और तो और आज ही बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा, रोज बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, और लगातार बोलता हूं दोस्तों। पिछली बार मैंने केजीएस में रिकॉर्ड बनाया, और जिस रिकॉर्ड को ना तो आज तक ना आने समय में अगले 10 साल तक कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, चाहे जितना भी कोई टीचर आ जाए दिल्ली से। 55 दिन लगातार क्लास ली दोस्तों मैंने, लास्ट अभी सितंबर अक्टूबर में केजीएस में 55 दिन लगातार क्लास, विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी पॉज, और एक भी दिन में बीमार भी नहीं हुआ दोस्तों। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं तो हमारे टीचर फ्रेटर्निटी में क्या होता है, आप थोड़ा मूड नहीं है पढ़ाने का, तो सुबह सुबह मैसेज कर देंगे कोचिंग में, आज पेट गड़बड़ है,
दोस्तों ये हमारा स्टाइल होता है हमारी कोचिंग इंडस्ट्री का, राइट। जैसे आज सवेरे हमारे टीचर फैल गए, उन्होंने कहा भैया 8 नहीं 8.5 कर दो, पेट में गड़बड़ हो रही है। दोस्तों नाम क्या बताना, तुम्हें बस इतना बता रहे दोस्तों। आप वो पेट में गड़बड़ तो दूसरी बात है, लेकिन मूड नहीं होगा दोस्तों। कमाने सुना। और फिर मैं देखा दोस्तों 8:20 पर वो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन डले हैं दोस्तों। मैंने कहा ये भैया पेट गड़बड़ हो रहा तुम्हारा, क्या बात समझे। लेकिन दोस्तों हमारा ऐसी जोश है पढ़ाने का भाई, अभी तो आप जाके थोड़ा सर्च करोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों मेरे नाम पढ़ाने का, सर्टिफिकेट भी है दोस्तों मेरे पास, इंडिया का नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड, लॉन्गेस्ट आवर पढ़ाने का विदाउट एनी ब्रेक, राइट। कभी तुम लोग ढूंढोगे मिलेगा, अपना एडवर्टाइजमेंट करके हम तो बताना नहीं चाहते, वरना जरूरत है मुझे, लेकिन इतना काफी है, इतना बताने के लिए कि आई वांट टू टीच। बस मुझे दोस्तों 24 घंटे पढ़वा लो, एक दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। बोले जी बस थोड़ा खाते पीते खिलाते पिलाते रहो, बीच में बातचीत करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। सेंट्रल सेल्स टैक्स पॉज दिया था तुम लोगों को, बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि थोड़ा हैवी वर्ड घुसाना था दिमाग में, राइट। तो व्हाट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, ध्यान सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार पढ़ाते जाएंगे तो चीजें कभी आती हैं कुछ जाती हैं, ऐसे कहीं पॉज दिया जाता है जब एक नया शब्द घुसाना हो दिमाग में। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है, तुम लोग बोलोगे क्या टीचिंग टेक्निक है बंदे की। अरे बोलो अब है तो है, कई साल लग गए इसको डेवलप करते करते, और असली टेक्निक तुम्हारे बच्चों को दिखाएंगे दोस्तों। कौन ऐसा ना आज का निवेश करके रिटर्न भी तो आएगा ना। एक राज्य से वस्तु को खरीदो है और दूसरे राज्य में बेच दो, बस याद रखना इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर राज्य व्यापार के ऊपर जो टैक्स लगता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। खत्म बात। मैंने राजस्थान से साड़ियां खरीदी और उन्हें उत्तर प्रदेश में बेच दी, तो उस समय क्या लगेगा, केंद्र बिक्री। बढ़िया तरीके समझ में आ गया। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल्कुल काम के नहीं है, बस एक लाइन में जानना होगा आपको। जब हमारा किसान एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करता है, अपने प्रोडक्ट्स को मंडी में बेचता है, उससे जो इनकम आती है उसे बोलते हैं कृषि आय, उस पर देता है टैक्स। लेकिन पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची में लिखा है, लेकिन वास्तविकता में और वर्तमान में कोई भी राज्य सरकार इसे लागू नहीं करता। बोलो जी क्लियर है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार अपने राज्यों से कह रही है कि आप जो राज्य के बड़े बड़े किसान हैं, ये थोड़ा करंट ऐसे ही, तो उनसे कृषि आय कर लो, जिससे तुम्हारा राज्य का राजस्व बढ़ेगा, राज्य की इनकम बढ़ेगी। बोलो यस, क्योंकि जो बड़ा किसान है वो एक तरीके का उत्पादक है ना। अगर कोई 100 एकड़ में खेती कर रहा है तो एक तरीके का उत्पादक हो गया, तो उनसे लेना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं ना। लैंड रेवेन्यू, क्या आपके गांव में पटवारी आता है? और दोस्तों आप देखोगे इसे भू राजस्व, लेकिन कहीं बोलते हैं यहाँ से आवाज आई माल गुजारी, दोस्तों लेके जाता है वो किस हिसाब से लेके जाता है कि आप इस बार कितने बीघा में खेती कर रहे हैं, तो बहुत थोड़ा 10-15 रुपए आता है पर बीघा, तो उसे बोलते हैं भू राजस्व। बोलो यस। पेशा कर, जैसे मैं एक टीचर हूँ या कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है या कोई लॉयर अपना एक फर्म दुकान खोल के बैठा है अपनी लॉ की, है ना। लोग अब वो राज्य के संसाधनों का उपयोग कर रहा है और पैसा कमा रहा है, तो ये पेशेवर लोग हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स भी देते हैं, जैसे बोलते हैं पेशा कर। बोलो क्लियर दोस्तों। स्टेट एक्साइज ड्यूटी बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आप जानते हैं, जल्दी बोलो। हाँ नहीं जानते क्या? बिजली का बिल आता है उस पर लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप मूवी देखने जाते हैं, बोलो जी यस, कहीं मेला वेला में घूमने जाते हैं तो जो टिकट होता है उसके ऊपर लिखा होता है ई डॉट टैक्स, हालांकि अब तो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, तो उस पर लिखा होता है ई डॉट टैक्स, दैट इज एंटरटेनमेंट टैक्स, एंड द लास्ट इज वेट। एक लाइन में बताएंगे, इसे राज्य सरकार लगाती है तो समझ में आ रहा है, लेकिन किस पे लगता था, अब तो जीएसटी बन गया। तो दोस्तों ये बस एक लाइन में, ये लास्ट स्टेटमेंट है आज का, वस्तुओं क्या वस्तुओं के बाय एंड सेल पर लगता था, दैट्स कॉल्ड वैट। जैसे पहले आप कोई भी आइटम खरीदोगे, वस्तु लेंगे, बस मैंने इतना बोल दिया, वस्तु वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या वैल्यू एडेड का मतलब क्या है वो मैं कल सिखाऊंगा या परसों, जब भी कल सिखाऊंगा दोस्तों। वस्तु जैसे ये शर्ट हो गई दोस्तों, ये एसी हो गया, ये ट्यूबलाइट, ये पंखा, ये टीवी, ये कैमरा, दोस्तों इन सबको जब हम खरीदते बेचते हैं उस समय जो टैक्स लगता है दैट इज वैट। इनके उत्पादन पर जो टैक्स लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इनको हम दूसरे देश में भेजेंगे कस्टम ड्यूटी। एक राज्य से खरीदेंगे दूसरे में बेचेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स। सारी कहानी सीख गए आप। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। जय हो बेटे। ये बस पेज नंबर 10 तक डालना है और 11वें पेज से हटा देना है, कल लगाना है यहाँ से। चल। और इनका टेस्ट नहीं, इनका टेस्ट